बाजारों में है तेज गिरावट का माहौल और दुनिया भर के बाजारों से आ रहे हैं बेहद कमजोर संकेत। ऐसे में दिन के निचले स्तरों पर है बाजार। आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ एक्शन होगा और कल की क्या करें आप तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, पिछले 1.5-2 घंटे में तो मार्केट्स का पूरा डायरेक्शन ही बदल गया सर। तो मार्केट्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जानेंगे आप इंडेक्स पर क्या करना चाहिए और हमारे एक्सपर्ट से कुछ कॉस्ट स्टॉक्स के बारे में भी जानेंगे सर। पर सबसे पहले बताइए, इस समय की बड़ी बातें क्या दिख रही हैं सर? दिन के निचले स्तरों पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 11,400 के नीचे निफ्टी है और 21,700 के नीचे बैंक निफ्टी। 300 अंकों की तेज गिरावट बैंक निफ्टी में है। अब मेटल, फार्मा, ऑटो, ये तीन सबसे कमजोर कड़ियां हैं बाजार की। इस वक्त सबसे ज्यादा बिकवाली यही होती दिख रही है। आईटी इंडेक्स अपना सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, वहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी है और 2% का उछाल आईटी इंडेक्स में दिखेगा, लेकिन इसके अलावा सब जगह हालत खराब है। और ये जो कमजोरी है यूरोप के बाजारों में दिख रही है। 2.5% यूरोप के बाजार कमजोर आपको नजर आएंगे और डाउ फ्यूचर्स इस वक्त 500 अंक 475 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। दीप, बिल्कुल अनिल जी। और जो यूरोप के बैंक्स हैं स्पेशली, वहाँ पर हमने भारी गिरावट आते हुए देखा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यूरोप और फिर डाउ फ्यूचर्स पर भी उसका भारी असर आते हुए दिख रहा है सर। तो किस तरह से देख रहे हैं ये जो ग्लोबल बिकवाली आई है? हम 12 साढ़े 12 तक तो भारतीय बाजार होल्ड आउट कर रहे थे, वहाँ से फिर जो हम गिरे हैं, क्या यहाँ पर संभलेंगे या फिर ग्लोबल वीकनेस और नीचे ले जा सकती है हमें? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि दीप मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि आप 80% 90% कमजोरी है जो इम्पोर्टेड है। भारतीय बाजारों को गिरना होता तो भारतीय बाजार सुबह ही गिर जाते, जबकि हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर, काफ़ी मजबूती के साथ खुले। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट सारे लाल निशान में थे, डाउ फ्यूचर्स भी ढीले थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों ने काफ़ी दम लगाकर काम किया। 11,500 के ऊपर काफ़ी वक्त तक निफ्टी टिका रहा, 22,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिका रहा। लेकिन जब आपका डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट नीचे हो जाए और यूरोप के बाजार 2-2 2.5% कमज़ोर हो, तो फिर भारतीय बाजारों के लिए टिका रहना मुश्किल काम है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जो कुछ भी कमजोरी आई है वो कमजोरी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की वजह से आई है। और दूसरा जो एक और फैक्टर था हमारे लिए चीन के साथ बातचीत का, उसमें भी कहीं कोई ख़राब संकेत नहीं आया। तो हमारे पास ऐसा कोई ख़राब संकेत नहीं जिससे कि हमें ये डर लगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर डाउ फ्यूचर्स आपका कमज़ोर होगा, यूरोप 2.5% नीचे होगा, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय बाजारों पर उसका असर पड़ना ही पड़ना है। अब अलग अलग खबरें आ रही कि यूरोप के कुछ बैंक्स को लेकर जो खबरें आ रही कि वहाँ पर बैंक्स थोड़े मुश्किल में हैं और उनके ऊपर किसी तरह की जाँच चल रही है, वहाँ से यूरोप का मूड माहौल ख़राब हुआ है। लेकिन यूरोप के साथ कौन सा खाली यूरोप का मूड माहौल ख़राब हुआ है, आप देखिए पूरी तरह से मूड माहौल ख़राब होता दिख रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स का भी 500 पॉइंट के अमेरिका में जो फ्यूचर्स में जो कमज़ोर ट्रेडिंग दिख रही है, वो भी बाजार के लिए चिंता की बात है। तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स के साथ हम हैं और इस लिहाज से दो अहम सपोर्ट लेवल के आसपास आए हैं हम। 21,650 बैंक निफ्टी पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहां पर पहुंचे, और 11,375 निफ्टी पर सपोर्ट लेवल जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज दी थी सुबह 21,650 से 21,800 एग्जैक्टली उसके लोअर एंड पर है। 11,375 से 11,450 एग्जैक्टली उसके लोअर एंड पर है। तो लोअर एंड पर आए, अगर यहाँ से रुकते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बता दूं 21,450 21,500 बैंक निफ्टी पर अगला अहम सपोर्ट होगा। 11,275 11,325 ये निफ्टी पर अगला अहम सपोर्ट होगा। इन दो सपोर्ट लेवल पर नजर रखें। अगर यहाँ पर नहीं रुकते हैं तो रुक जाएं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रुके तो वहां तक के सपोर्ट के लिए आपके लिए जगह खुलती हुई दिखती है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स और उनके लिए एक बार उनका करते हैं स्वागत। स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। आपका लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार वॉलेटाइल होते हुए दिखे हैं इंट्राडे के दौरान और ऊपरी स्तरों से तेजी से गिरे हैं। आज तो ग्लोबल कारण भी हैं। बताएं सर, बाजार के डायरेक्शन को लेकर आपका क्या आउटलुक है और साथ ही जो अपडेट्स आप देना चाहें। हाँ, तो अनिल जी आपने सही टिप्पणी दी। देखो, ग्लोबल फ्यूचर्स है एंड दैट इज मोर टू डू दैट देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉफिट ऑन द टेबल, पर्टिकुलरली कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड यूएस, बट वहाँ पे देयर आर सेक्शंस ऑफ मार्केट विच इज लॉकिंग डाउन, नॉट द एंटायर। और द मेन chaos has been HSBC जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, नॉट ऑन एनीथिंग टू डू विद दिस पैंडेमिक।
आई थिंक द फियर इज ओवरडन और इंडिया तो स्टिल रिमेन्स अ वेरी स्वीट स्पॉट, क्योंकि हमारी रिकवरी रेट इतना अच्छा है और हमारे यहाँ तो कोई ऐसी आशंका है ही नहीं। तो आई थिंक इंडिया सेंट्रिक मॉडल देखिए, ये अपॉर्चुनिटी है लेने का। मैं सोचता हूँ आज या कल तक मार्केट शुड सी अ रिकवरी एंड दैट विल दिस इज अगेन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेकेंडली, मुझे लगता है यूएस स्टॉक्स आर डेफिनेटली ओवरसोल्ड एंड दे आर पॉइज्ड फॉर अ पुल बैक। तो इग्नोर द डाउ फ्यूचर्स एंड ट्राई एंड एक्यूमुलेट गुड स्टॉक्स। दो बाइज हैं, एक सेल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं सर? जी सर, प्लीज बताएं। तो इस भाव पे मुझे सबसे अच्छा लग रहा है सर भारती। 470 का भाव है, 464 का स्टॉप लॉस रखिए, 495 का टारगेट। भारती इज अ प्योरली लोकल प्ले और आई थिंक आरपूज आर गोइंग टू गो अप और उन्होंने इंडिकेट भी किया है, तो दिस विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन भारती। दूसरा बाय होएगा सर टाटा स्टील, 379 का भाव है, 373 का स्टॉप लॉस रखिए, 395। टाटा स्टील हैज इंडिकेटेड दैट देयर कॉस्ट ऑफ स्टील इज एट द लोएस्ट और उनकी जो लोकल बिजनेस है, एक्सपोर्ट मार्केट एंड इंडिया सेंट्रिक, इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो दीज वुड बोथ बी बाइज। और सेल में है सर अशोक लीलैंड, 77 रुपए के भाव में बेचिए, 79 का स्टॉप लॉस, 7250 का टारगेट। ओके, 7250 का टारगेट और 79 का स्टॉप लॉस। तीनों कॉल्स में आपकी बसंत साहब के सामने रख दूं। पहला, भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की राय है। 464 का स्टॉप लॉस है और आपके लिए टारगेट बनेगा 495 का। खरीदारी करें टाटा स्टील में, टिस्को 373 का स्टॉप लॉस है, 395 का टारगेट आपके लिए। शॉर्ट करें अशोक लेलैंड को 79 के स्टॉप लॉस के साथ और 72 हाफ का आपका टारगेट। शुक्रिया बसंत साहब आपका, और ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। दोपहर 2:50 पे आपसे होगी फिर मुलाकात, जब तब हम आपसे पूछेंगे आपके कुछ और पसंदीदा शेयर। आइए, इस बीच बाजार कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो सुबह हमने आपको बैंक निफ्टी का कॉल दिया था कि 21,800 का स्टॉप लॉस रखिए, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। तो अगर आपने ट्रेड किया है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करें। कई बार होता है कि मार्केट के ट्रेंड के विपरीत मार्केट अचानक से गिरावट दिखाए, और कई बार हमें भी ये ध्यान रखना होता है कि अचानक से अगर डाउ फ्यूचर्स और ग्लोबल मार्केट्स टूट रहे तो उस हिसाब से हमें एक डिसीजन लेना होता है। इसीलिए डिसिप्लिन बनाए रखें, ये ज़रूर है। M&M एक और स्टॉक है जहाँ पर भी आपको जो स्टॉप लॉस दिया गया था स्टॉप लॉस को फॉलो करें। तो वोलेटाइल मार्केट में हमेशा आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। 100% स्ट्राइक रेशियो कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। तो अगर आपने लॉन्ग कॉल्स लिए, चाहे किसी भी एनालिस्ट की एडवाइस पर लिए हों, उस लॉन्ग कॉल्स में जो स्टॉप लॉस आपको दिए गए उन्हें फॉलो ज़रूर करें। नुकसान हो रहा है, एक बार निकल जाए कोई बात नहीं, वापस मौका मिलेगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में आप अपना डिसिप्लिन बनाए रखें। जो भी स्टॉप लॉस किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस पर आपको रिकमेंड किए गए, अगर आपने ट्रेल किए हैं, बाजार के मूड माहौल को भांपते हुए पहले ही निकल गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं निकले तो अब स्टॉप लॉस लगाकर आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को मेंटेन करें। आइए अब इवेंट्स पर करते हैं फोकस। मानसी हमारे साथ तैयार है, जानते हैं मानसी से कौन सी इवेंट्स है जिन पर हमें रखनी है नजर। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल सर, आज HSIL पर फोकस रखना होगा। बोर्ड बैठक है, बायबैक पर ये कंपनी विचार करने वाली है। कल के लिए ग्लोबल अपडेट है, आज ही की तरह जापान के बाजार कल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग का IPO कल खुलेगा जो कि 24 सितंबर तक खुला रहेगा। हिंदुस्तान जिंक के कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की एक बैठक कल होने जा रही है। करीब 4,000 करोड़ के NCD जारी करने पर इस बैठक में सोच विचार होगा। साथ ही मुंबई CST स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए 22 सितंबर यानी कि कल के दिन से पहली प्री बीड मीटिंग होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है। खबर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि L&T, टाटा कंस्ट्रक्शन जैसी दिग्गज इंफ्रा कंपनियों के साथ इस पूरी डील के लिए बातचीत हो रही है और प्रोजेक्ट के अलॉटमेंट के बाद करीब 4 साल में पूरा होने का लक्ष्य भी बनाया जा रहा है। बुधवार यानी 23 सितंबर के दिन कैम्स का IPO बंद हो जाएगा इस दिन, और साथ ही कैमकॉन स्पेशलिटी का IPO भी इस दिन बंद हो जाएगा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की बोर्ड बैठक होने जा रही है। जुलाई के अंत तक के वित्तीय प्रदर्शन जारी करने पर इस बोर्ड बैठक में सोच विचार किया जाएगा। साथ ही स्पंदना स्फूर्ति की NCD के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक है और US फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल कांग्रेस के सामने गवाही देने जा रहे हैं। खासतौर से कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए फेड ने उठाए जो कदम है उस पर गवाही वो देंगे, तो इस पर भी नजर रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम वो इवेंट्स जिन पर आपको करना है फोकस। आइए फोकस करते हैं कुछ खबरों वाले शेयर पर, लेकिन उससे पहले वागले साहब तैयार हैं अपने वंडर के साथ। बताएं वागले साहब।
आफ्टरनून अनिल जी, एक्सिस बैंक बेचना है। 426 का एक क्रूशल सपोर्ट इसने ब्रेक किया है। अभी 424, 424.50 है। यहाँ से लेकर 426, 427 ये रेंज में बेचे। 432 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 415 का पहला टारगेट, 410 का दूसरा टारगेट। 415 410 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में करनी है आपको बिकवाली, तुरंत प्रभाव से यहाँ पर बिकवाली करने की राय है आपके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इवेंट्स पर करते हैं फोकस, और इवेंट्स के बाद फोकस करते हैं खबरों वाले शेयर पे। बताइए पूजा, कौन से स्टॉक्स हैं जहां बाजार खुलने के बाद आई हैं खबरें? जी, राइट्स को लेकर खबर आई है। रेल विद्युतीकरण के लिए 475 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को, जिसके बाद हमने एक्शन देखा है स्टॉक में। इसके अलावा GOCL यहाँ पर भी खबर है, जिसके बाद 10% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। और खबर यह है कि कंपनी US की सब्सिडरी के जरिए क्वाकर केमिकल कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी बेचेगी। करीब 2 लाख शेयर की बिक्री होगी। उसके बदले कंपनी को 257 करोड़ मिलेंगे इस बिकवाली के बाद। तो इस स्टॉक में भी इस खबर के आने के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली। हिंडाल्को और नाल्को से जुड़ी भी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एल्युमिनियम फॉइल से जुड़े इंपोर्ट की जांच शुरू की जा चुकी है, जिसमें कि चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से इंपोर्ट की जांच की जा रही है। यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखें। इन दोनों बैंक का मर्जर होने वाला है आंध्र बैंक के साथ। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यूनियन बैंक को 2 बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचनी अब जरूरी है। और ये अपडेट आ रहा है कि यूनियन बैंक इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी बेच सकता है, जिसको कि खरीदने के लिए कामिल पॉइंट इन्वेस्टमेंट का नाम सामने आया है। और यूनियन बैंक को इसके बदले 700 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, इसकी संभावना बताई जा रही है। तो इस डील पर हमारी नजर रहेगी। वर्ल्ड पैकेजिंग से ये भी हमने आपको बताया था, राइट्स इशू पर बोर्ड बैठक है, जिसको कि मंजूरी मिल चुकी है। 90 करोड़ के राइट्स इशू को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा स्टील स्ट्रिप्स मिल से जुड़ी भी खबर आ रही है। 10,000 मिल के ऑर्डर मिले हैं। करीब 1.3 लाख करोड़ का ऑर्डर ये मिला है कंपनी को। इसके अलावा EIH यहाँ पर राइट्स इशू से जुड़ा एक अपडेट है। 29 सितंबर को कंपनी का राइट्स इशू खुलेगा और 13 अक्टूबर को कंपनी का राइट्स इशू बंद होगा। हम आपको बता दें कि 350 करोड़ के राइट्स इशू को कंपनी ने मंजूरी दी थी। और आखिर में बात करते हैं ब्लॉक डील की। रूट मोबाइल में एक बड़ा ब्लॉक डील हुए हैं। करीब 50 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं 694 रुपये प्रति शेयर पर। और अदानी एंटरप्राइजेज में भी एक ब्लॉक डील हुआ है। करीब 12 लाख शेयर के सौदे हुए हैं। 289 रुपये प्रति शेयर पर ब्लॉक डील देखी गई है दोनों ही स्टॉक्स में। ओके, तो ये है आपके लिए खबरों वाले शेयर। आइए चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है मैकडॉवेल्स पर। यूनाइटेड स्पिरिट्स को बेचने की राय है। चार्ट पर एक ब्रेकडाउन, एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर यहां देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, काफी बड़ा ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट सीधा 495 रुपए के आसपास है, यानी कि यहां से 25 रुपए नीचे सपोर्ट दिखाई देता है। तो कम से कम 25 रुपए की गिरावट आपको चार्ट्स पर देखने को मिलेगी। इन स्तरों पर शॉर्ट करें। 10 रुपए ऊपर 530 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। एकमात्र टारगेट 495 होगा, जिसके लिए शॉर्ट करने की राय है मैकडॉवेल्स। ओके, तो मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। अगला बिगुल है BTSTT का सच्चिदानंद उत्तेकर के लिए, सचिन जी के लिए बिगुल। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर बिकवाली की सलाह है। एक वीकेस्ट काउंटर रहा है ICICI प्रूडेंशियल। यहाँ पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से वापस एक अहम सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर 400 के आसपास स्विंग होना चाहिए स्टॉक। तो फिलहाल अराउंड 412 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। 412 से 413 में आपको बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 417.50 के आसपास। एंड टारगेट मुझे लग रहा है 400 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा।
ओवरऑल अगर इस एक्सपायरी की रेंज भी देखें तो अराउंड 450 से 400 ये पर्टिकुलर रेंज स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपायरी से एस्टैब्लिश हुई थी। एंड जिस तरीके से ये इसने अपने अपर बाउंड के आसपास एक पैटर्न बनाया था, वहां से वो लगातार वीकनेस ही एग्जिबिट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट का मूड भी थोड़ा सा नरम है, तो 400 के लक्ष्य के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको होल्ड करनी है। ओके, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है आईसीआईसीआई प्रू में 412 के आसपास बेचे, 417.50 का स्टॉप लॉस और 401 का टारगेट। ये है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आईसीआईसीआई प्रू बेचने की। कुणाल जी, एक बार जरा मैकडोवेल के शॉर्ट के आपके स्टॉप लॉस और टारगेट मुझे फिर से बताएं, नोट करना रह गए हैं। अनिल जी देखिए, 530 रुपए पर 530 पर स्टॉप लॉस रखना है। एकमात्र टारगेट है 495 रुपए का, 495 का एक ही टारगेट है जिसके लिए मैकडॉवेल्स पे बिकवाली करनी। कोई मतलब बिना दबाव के इस कॉल में हाँ भरी है बंसल जी ने, या कहीं कोई बड़ी मुश्किल से तैयार करना पड़ा? अनिल जी देखिए, मैंने बहुत झिझकते बंसल जी को सलाह दी थी कि इसमें बिकवाली की राय देते हैं, लेकिन वो झटपट राजी हो गए। तो अनिल जी इससे हाँ। मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। बाकी अनिल जी जांच करना आपका काम। वाकई में चार्ट बहुत खराब है, बिल्कुल दिल पे पत्थर रखकर अगर मैकडोवेल पर शॉर्ट कॉल के लिए बंसल जी राजी हुए, इसका मतलब वाकई में चार्ट बहुत ही खराब माने जाए। आइए एक और स्टॉक है जिसके चार्ट खराब माने जाए, वो बता रहे हैं किरण जी, बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, बेचना चाहिए वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में एक एंड ऑफ डे चार्ट्स पे एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया है, जिसको हम हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं। और ये नेकलाइन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जून महीने से ये कंसोलिडेशन ट्रेड करता नजर आ रहा था। इसका ब्रेकडाउन यानी बहुत खराब चार्ट पैटर्न हो जाएगा। मेरा मानना है कि ये 1 से 2 दिनों में 1000 के लेवल्स टेस्ट करते नजर आ जाने चाहिए। तो 1000 के टारगेट्स के लिए, 1000 के आसपास के टारगेट्स के लिए बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाएं। आपका स्टॉप लॉस होगा 1065, सारे फ्यूचर लेवल्स की बात है। ओके, 1065 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें। और टारगेट कितना बता रहे हैं आप? 1005 पकड़ लीजिए अनिल जी। ओके, 1005 और एक के बाद एक शॉर्ट कॉल देने की होड़ लगी है, और इस होड़ में पीछे नहीं रहने वाले हैं सुमित जी भी, उनके लिए भी बिल्कुल। सुमित जी आप चाहें तो बाय कॉल भी दे सकते हैं। मैंने तो अंदाज से ही कहा कि आप भी शॉर्ट कॉल दे रहे होंगे, लेकिन आपका जो भी कॉल बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। नहीं अनिल जी, बाय कॉल नहीं दूंगा, मैं फ्राइडे से सेल कॉल दे रहा हूँ। आज सुबह भी सेल कॉल दिए थे और अभी भी सेल कॉल है अनिल जी। तो अभी जो पहला सेल कॉल आया है बिल्कुल वो है जुबिलेंट फूड। अनिल जी बड़ा वाला फॉल आएगा, यहाँ से स्टॉक के अंदर बेचना चाहिए। 2320 के आसपास का भाव है। क्लास स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है, ऊपरी लेवल्स पे पिछले 5 दिन के लो स्टॉक ने तोड़े हैं और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल जुबिलेंट फूड के अंदर देखने को मिलना चाहिए। 2250 2200 ये दो टारगेट को ध्यान में रखते हुए जुबिलेंट फूड को अभी का अभी सीएमबी पे बेचे। ऊपर में 2370 2375 का स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे में 2250 से लेके 2200 रुपए तक का फॉल जुबिलेंट फूड के अंदर 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सेल करके चलने का सलाह रहेगा। शॉर्ट करें, यह है राय आपके लिए जुबिलेंट फूड में सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए आशीष सर से भी बात करते हैं और आशीष सर से लेते हैं पहले उनके स्प्रेड का अपडेट, और अगर कोई नया स्प्रेड देना चाहें तो आशीष सर बताएं। अनिल जी देखिए, जो रेंज थी मार्केट की हमारे हिसाब से 11,300 600 650 थी। अनिल जी एक चीज़ आपने देखा कि इतना डिसिप्लिन था कि अगर 11,600 पे अगर 700 होना है या 650 होना है और नीचे मुझे लगता है 11,300, मैं 600 पे क्यों लूँगा अनिल जी? मुझे किस लिए स्टॉक लेना है 600 पे? मेरे को अपने 11,300 भाव पे लेना है और उसके बाद 11,050 भी आ सकता है, उस पर लेना है। तो अनिल जी देखिए सिंपल सी बात है, पेशेंस काम आई और काम आती है। और अनिल जी आप एक चीज़ देखिए, पिछले दिनों में आप अब आज स्टॉक के उठा के भाव देखिए अनिल जी, सिर्फ एक फार्मा ने मार्केट का एक माहौल बना रखा था कि अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, मार्केट ठीक है, और जिस तरह से फार्मा चल रहा था, आज पिछले 2 घंटे मैंने जी फार्मा भी दे दिया।
अनिल जी एवरी सिंगल स्टॉक, आपने भारती का मुझसे फ्राइडे को पूछा था और मैंने फिंगर क्रॉस बोला था कि इतना ओवरबॉट स्टॉक है, ये कैसे 490 के ऊपर आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब इस एक्सपायरी में ओवरबॉट स्टॉक का एग्जिट देना अनिल जी वर्चुअली इम्पॉसिबल है। अनिल जी आप देखिए ना, फार्मा दिखा के, चाहे वो IDFC हो, चाहे वो स्टेट बैंक, जो मतलब अनिल जी मुझे लगता है उसको तो अवार्ड देना चाहिए कि कितनी बार उसने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद अनिल जी उस ब्रेकआउट में 205 में और हर बार 190 करता है। मुझे लगता है इतने का भाव नहीं जितने लोग पैसे उसमें गवा चुके होंगे उस ब्रेकआउट पे। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, अनिल जी किसी भी NBFC या किसी भी स्टॉक का, टाटा स्टील, किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है आपके देखिए। अनिल जी मार्केट सिर्फ 300 पॉइंट घटा है, 300 अगर 11,600 700 देखें, मार्केट 300 पॉइंट घटा है। लेकिन जिस तरह से स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है अनिल जी, मैं हर वक्त शॉर्ट बीच में इतना नहीं बोलता था क्योंकि सबको वो नहीं लगता था, लेकिन एक चीज बोलते थे बार बार, डिस्ट्रीब्यूशन। अनिल जी कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम तक शायद ये एग्जिट मिलेगा ही नहीं लोगों को, अनिल जी इस डर है। अब इस भाव पे अनिल जी 11,300 पे मैं तो बेच नहीं सकता। सो अनिल जी जो अपना हमने बियर स्प्रेड बनाया था वो बिल्कुल ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं इस वक्त एक बुल स्प्रेड बनाना चाहता हूं अनिल जी, 11,400 11,500 का जीरो कॉस्ट पे बनेगा। एक कॉल परसों की एक्सपायरी की 11,400 की एक लीजिए और 2 कॉल 11,500 की बेच दीजिए, जीरो कॉस्ट का स्प्रेड है। अनिल जी अगर 100-150 पॉइंट की रिकवरी आ गई अगर, तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा, नहीं तो बियर स्प्रेड बना ही हुआ है। लेकिन इस भाव पे अनिल जी मुझसे फ्रेश शॉर्ट तो नहीं होता। लेकिन हैविंग सेड दैट अनिल जी मैं नहीं लूंगा, मैं अभी भी नहीं लूंगा ये छोटे वाले स्टॉक। अगर हम किसी को डीवीज बोलते हैं, उसको डीवीज की कॉल छोड़ के वो स्टेट बैंक में जाता है। अगर किसी को सन फार्मा या कुछ और चीज बोलो तो वो उसको छोड़ के IDFC में जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाता है, PNB। अनिल जी क्या मिल गया किसी को ये सब करके, या फेडरल, मतलब अनिल जी इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन फिर से हो गई है, तो मैं तो मतलब विशफुल तो हूँ कि अच्छा है, नहीं तो सब जगह बस वही मैसेजेस और वही चीज़ चलता रहेगा कि इसका क्या करें, उसका क्या करें। और बैंक्स में अनिल जी कंटिन्यूसली हमारा वीक स्टैंड है, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो बाकी बैंक्स हो, बंधन हो, इंडसइंड हो, जिस तरह के ब्रेकडाउन है। और आज सबसे बड़ा जो डर मुझे लगा है फार्मा को देख के अनिल, जो एक बिल्कुल स्वीट स्पॉट था। तो अनिल जी मैं तो अपना वही पुराना डायलॉग बोलूँगा कि थप्पड़ से डर लगता है, प्यार से नहीं। ब्रेकआउट से डर लगता है अनिल जी, बायोकॉन ब्रेकआउट, सन फार्मा ब्रेकआउट, ऑयल फार्मा ब्रेकआउट से डर लगता है अनिल जी, ब्रेकडाउन से नहीं लगता, क्योंकि ब्रेकडाउन से पता रहता है, आदमी प्रिपेयर्ड रहता है, सबको दिखता है। आशीष जी बाकी सब ठीक है, खाली एक ही चीज का ऑब्जेक्शन है मुझे आपसे, और सारी बात आप मानिए, डायलॉग आपने उल्टा बोल दिया सर। प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं लगता। आपने बोला थप्पड़ से डर लगता है, प्यार यहाँ पर डायलॉग बोलने में भी जो सब बोलते वो नहीं बोलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आशीष जी की राय विपरीत, लेकिन ये सुन के अच्छा लगा, ये सुन के अच्छा लगा कि जी आशीष जी बोलिए। अनिल जी वो ओरिजिनल डायलॉग गलत बोला, लेकिन जो सिमिली दे रहा था कि ब्रेकआउट से डर लगता है, ब्रेकडाउन से नहीं, वो सही बोला था मैंने। अनिल जी बस जो आप बोल रहे हैं मुझे पता आप क्या कह रहे हैं कि ये चीज ठीक लगी, लेकिन अनिल जी 11,300 पे अब मैं बेच नहीं सकता। अब मतलब ये है कि अनिल जी 11,300 अपना पहला लेवल था, अब हम सारे क्लाइंट्स को ये मैसेज कर रहे हैं कि आप कवर करिए, चाहे और खराब लग रहा हो तो अनिल जी एक डिसिप्लिन है कि और भी खराब हो जाए, लेकिन हमें जो शॉर्ट किए हुए हैं तो वो कवर करने हैं अनिल जी डिसिप्लिन से, लेकिन लेने का मन अनिल जी अभी भी नहीं है बिल्कुल नहीं। लेकिन यही अच्छी बात लग रही है कि चलिए कम से कम इस लेवल पर आशीष जी बुलिश नहीं और यहाँ पर शॉर्ट कवर करने की राय दे रहे हैं, और सेलेक्टिवली अगर आप स्प्रेड बनाकर खरीदारी करना चाहें तो कर भी सकते। देखिए दो अहम लेवल आ रहे हैं आपके सामने, मैं आपके सामने लेवल्स रख लूँ। पहला है 11,275 का, 11,278 की आपकी लोएस्ट क्लोजिंग है पिछले 8 दिनों की, और उस दिन 11,185 का लो बनाकर बाजार वहाँ से घुमा था, तो 11,278 उस लेवल के आसपास पहुँच रहा है, तो वो एक सपोर्ट के तौर पर आप मान सकते हैं। 11,250 11,275 आपके लिए सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। बैंक निफ्टी तो देखिए 22,000 के नीचे कमज़ोर था, कमज़ोर है और कमज़ोर रहेगा, इसलिए हम सुबह यह भी कह रहे थे कि अगर आपको कुछ ट्रेड लेना ही तो बाय निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी, तो गिरेगा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा पैसा दे जाएगा, बढ़ेगा तो निफ्टी ज़्यादा दे जाएगा। तो आप देखिए बैंक निफ्टी 0.3% नीचे, निफ्टी 2% नीचे, तो ये अहम सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी तो आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का भी 21,450 यही अहम सपोर्ट है, यहाँ रुका तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान ही मालिक है, तो और भी कमजोरी के संकेत है। डेटा मैं तैयार कर ही रहा हूँ, थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा भी कि डेटा में जो कुछ दिख रहा है उसे किस तरह से पढ़ा और देखा जाए। इस बीच सुमित जी का सुपर हिट है तैयार आपके लिए। बताएं सुमित जी। अनिल जी ONGC चार्ट्स के ऊपर वीक लग रहा है, मेरे को लग रहा है ONGC के अंदर यहाँ पे बिकवाली करके काम करना चाहिए। ऑप्शंस के जरिए
72.50 का पुट लेने का सलाह रहेगा, जो कि ₹1.80 ₹1.90 का भी ट्रेड कर रहा है। ओएनजीसी का 72.50 का पुट लेने का सलाह रहेगा। ओएनजीसी के अंदर वीकनेस है, पिछले 7 दिनों में ओएनजीसी एक रेंज में घुमा है और आज पिछले 7 दिनों का लो ब्रेक कर रहा है। ओएनजीसी में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 70 का लेवल टूटेगा और ₹68 से लेके ₹66 तक के लेवल ओएनजीसी में देखने को मिल सकता है। इसके लिए 72.50 का पुट अभी सीएमबी पे लेने का सलाह रहेगा। ₹1 नीचे यानी 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट बनेंगे ओएनजीसी के 72.50 के पुट के ₹3 से लेके ₹4 तक के टारगेट बन सकते हैं। ये एक्सपायरी वाला पुट है, यहाँ पे लेने का सलाह रहेगा। स्ट्रक्चर बहुत वीक है, एक अच्छा फॉल देखने को मिलना चाहिए स्टॉक के अंदर। ओके तो ये है आपके लिए ओएनजीसी। यहाँ पर आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं, पुट खरीदिए, स्टॉक में आपको और वीकनेस आती हुई दिखेगी। और क्योंकि ये ज़्यादातर जो आज की वीकनेस है यूरोप से आती हुई दिख रही है, इसलिए जो भारत में भी यूरोप फोकस स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक्स जिनका यूरोपीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, वहाँ पर आप बड़े ब्रेकडाउन इस समय देख रहे हैं। तो टाटा मोटर्स पर नज़र डालिए, 6% की गिरावट आपको टाटा मोटर्स में इस समय आती हुई दिख रही है। सचिन जी जरा टाटा मोटर्स की चार्ट पर नजर डालिए, ब्रेकडाउन आया है, क्या और बिकवाली हो सकती है, यहाँ पर भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहूंगा क्योंकि एक अहम सपोर्ट है अराउंड 135 के आसपास, जो रिसेंटली एक स्विंग बना था और उसके नज़दीक काफ़ी आ चुका है स्टॉक। और इसका अगर हम RSI भी देखें तो लगभग अराउंड 4950 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इमीडिएटली नहीं, बट थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए। अगर बाउंस बैक होता है या फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन आता है तो ही पोजीशन लेनी चाहिए। बट फिलहाल मुझे लग रहा है पिछले 3 दिनों से यहाँ पे गिरावट है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक स्टेबल जोन के नज़दीक है, तो यहाँ पर अवॉइड करूंगा मैं फ्रेश शॉर्ट्स या लॉन्ग्स बनाने के लिए। तो मुझे लग रहा है अगर किसी के पास पोजीशन है, एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स है, तो कवर कर लेनी चाहिए। ओके, एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स है तो कवर कर सकते हैं। किरण जी, मदरसन के साथ क्या करना चाहिए सर? यहाँ पर भी इतना ही बड़ा ब्रेकडाउन है, 6.5% नीचे है, 115 के भी अब नीचे आ गया है। क्या मदरसन पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है? देखिए इधर भी एक वर्टिकल क्रैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एब्सेंस ऑफ बायर की वजह से एक बड़ा क्रैक देखने को मिला, पर वॉल्यूम्स अगर देखते हैं तो उतने बड़े नहीं है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहना चाहिए, पर एक बाउंस बैक आ सकता है जो कि वापस एक बार 118 119 तक आता है, तब एक रिव्यू लेना चाहिए। पर एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है इस काउंटर में। ओके, बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है निचले स्तर से, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आज गिरावट इतनी तेजी से हुई क्यों? ऐसा क्या हो गया कि दुनिया भर के बाजार ऐसे तेजी से धराशायी हो गए? 2.5% यूरोप नीचे है, 500 पॉइंट से ज़्यादा डाउ फ्यूचर अब तो 600 पॉइंट नीचे हो गया। तो ग्लोबल मार्केट्स में तेज गिरावट की वजह बताने के लिए तैयार हैं हमारे साथ वरुण बताइए क्या वजह है इतने जोर से गिरे हैं ग्लोबल मार्केट? देखिए अनिल जी, वैसे तो हमने फ्राइडे को ही देखा था कि यूएस के मार्केट जो है वो थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे, लेकिन उसके बाद संडे को दरअसल एक रिपोर्ट आई, एक बज़फीड न्यूज़ नाम की इंटरनेशनल कंसोर्शियम है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की, उनके तरफ से एक रिपोर्ट ये निकल के आई कि HSBC जो है, जो कि ग्लोबल बैंक है और यूरोप में खासकर जिसका फोकस है और जिसका प्रेजेंस है, उनके तरफ से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ जो है उसकी कहीं ना कहीं फ्रॉड टाइप की एक्टिविटी जो है उसका खुलासा हुआ है। ये इस बज़फीड न्यूज़ ने एक खुलासा किया संडे को, और इसके बाद आज हम देख रहे हैं कि यूरोप में जो सबसे ज़्यादा गिरावट है दरअसल इन बैंक्स में ही आई है। आप HSBC को देख लीजिए, 25 साल के लोस पे वो ट्रेड कर रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर देख लीजिए, डॉयशे बैंक, बार्कलेस। तो बेसिकली ये जो बैंकिंग काउंटर्स है, क्योंकि यहाँ सस्पिशन कहीं ना कहीं एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी यानी कि पैसे की हेराफेरी का जो आरोप है वो यहाँ लगाया गया है, और उसके चलते आप देख रहे हैं कि खासकर जो बैंकिंग काउंटर्स है वहाँ पे गिरावट आई है। HSBC ने नो डाउट क्लैरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो कुछ काम नहीं आ रहा है। और इसके लिए पहले बार अगर आप देखें तो HSBC का जो काउंटर है हांगकांग में तो $30 के आसपास के नीचे भी जा चुका है। तो इस तरह की गिरावट आई है। 1995 के बाद से पहली बार इस लेवल के नीचे HSBC का काउंटर गया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ग्लोबली जो बैंकिंग काउंटर्स है उनको लेके चिंता है, क्योंकि वैसे भी पैंडेमिक के चलते जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी लो हो चुके थे। फेड की कमेंट्री में भी फेड ने कहा था कि इंटरेस्ट लो आगे लो ही रहेंगे, उसके कारण बैंक्स पे वैसे ही दबाव था। और अब ये जो बात निकल के आ रही है ना कि कुछ ना कुछ पैसे की हेराफेरी की गई है, पैसे का साइफनिंग किया गया है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात इन काउंटर्स के लिए हो गई है। इसके लिए इन स्टॉक्स में, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट है। दूसरा और एक बात है कि कोरोना वायरस के केसेस यूरोप में जो है वो थोड़े बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक और डर यहाँ निकल के आ रहा है कि कहीं सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस तो देखने नहीं मिल रहा है यूरोप में,
तो ये भी एक चिंता की बात है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो खासकर वहाँ जो ट्रैवल एंड टूरिज्म के काउंटर्स है या स्टॉक्स है वहाँ पे जोरदार गिरावट देखने मिल रही है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से यूरोपियन मार्केट में प्रेशर है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि इसी का इंपैक्ट डाउ फ्यूचर्स पे भी देखने मिल रहा है जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है। और इस बीच में जो डॉलर है, डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें तो वो दिन के हाइस पे पहुंच चुका है, वो मजबूत हो रहा है। तो ग्लोबल करेंसीज पे तो वो वैसे इंपैक्ट डालेगा, तो उसका भी इंपैक्ट जो है आपको मार्केट्स पे देखने मिल रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट पे इस तरह का इंपैक्ट देखा जा रहा है। दिक्कत है बाहर की और एक्शन और असर है हमारे यहाँ भी। तो जो कुछ भी कमजोरी हो रही है वो स्टैंचार्ट और HSBC, ये दो बड़े बैंक है यूरोप के जहाँ पर किसी तरह की धांधली और फ्रॉड की खबरें हैं, और उसके बाद वहाँ जो गिरावट हुई है उसका असर दुनिया भर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे सरकते हुए अब 600 अंक नीचे आ चुके हैं। तो तेज गिरावट का माहौल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। एक बार आइए दो चीज़ें आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं। पहली चीज़ तो ये कि नितिन जी ने आपको शुक्रवार को बेयर पुट बनाने की राय दी थी। 11,500 का एक पुट लेकर 11,300 का पुट बेचने की जो राय दी थी उसमें अच्छा खासा मुनाफा होता दिख रहा है। 80 पॉइंट का उन्होंने 55 पॉइंट के डिफरेंस पे बनाने की राय दी थी और लगभग 135-130 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है। 80 पॉइंट का मुनाफा है, आप बुक करके लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो नितिन जी की सलाह ये है कि आप अपना पुट में प्रॉफिट बुक कर लें। 2:30 बज चुके मैं स्ट्रेटेजी दूं उससे पहले एक बार जल्दी से आपके लिए पहले बिगुल चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। बताएं सर। अनिल जी, ओवरवेट वाली बिकवाली की राय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इसमें भी एक बड़े वाला ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, बड़े वाला नेगेटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर देखने को मिल रहा है। एक चीज और हाईलाइट करूंगा अनिल जी, जिस तरीके से आप यूएस मार्केट के फ्यूचर्स बता रहे हैं, फ्यूचर्स देख के तो क्लियर संकेत हैं कि डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 में भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है जिन स्तरों पर वो चल रहे हैं। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, यहाँ पर एक बहुत रेयर पैटर्न बना है जिसको आइलैंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है और साथ ही हेड एंड शोल्डर जैसा भी फॉर्मेशन स्टॉक में दिख रहा है। तो BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी बिकवाली की राय है 100 रुपीज, 100 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। जो पहला टारगेट नीचे की तरफ होगा वो 93 रुपए 50 पैसे का, 93 हाफ का, और दूसरा टारगेट 91 रुपए का। तो 91 के टारगेट के लिए शॉर्ट करना है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनको इन स्तरों पर बेचे। 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आपके लिए बिकवाली की राय आ रही है। इस समय बड़े ब्रेकडाउन आ रहे हैं जहाँ तक आप ये सारे स्टॉक्स देख रहे हैं। आइए फिर जानते हैं मार्केट्स पर क्या करना चाहिए। बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, भारी गिरावट है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है सर। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, 600 अंक नीचे हैं इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स भी अब 1.5% की गिरावट दिखा रहे हैं। और यूरोप, जहां से ये आप कह रहे थे इंपोर्टेड बिकवाली आई है बाजारों के लिए, यूके के बाजार स्पेशली काफी हार्ड हिट हैं। 3% की गिरावट यहां पर आपको यूके के बाजारों में दिख रही है। और जर्मनी और फ्रांस यहां पर भी 2.5 से 3% की गिरावट है। तो भारी बिकवाली है सर ग्लोबल मार्केट्स में इस समय। बताइए हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ से आप हमारे लिए भी और गिरावट देखते हैं? देखिए दीप, एक चीज़ बताऊं आपको, ये जो मंदी हो रही है और जो कुछ भी गिर रहे हैं स्टॉक, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम दूसरी जगह है। प्रॉब्लम डेटा में है, जिन लोगों ने खरीद रखा है वहाँ पर प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट इस तरह का हो गया है जहाँ पर जो तेज़ी की पोजीशन वो फंस गई है और ये मंथली एक्सपायरी है। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा। आप ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त 11,300 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। 11,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते ही आपके लिए 50 लाख शेयर ऐसे हैं पुट राइटर्स जो रिस्क पर आ गए, जिन्होंने पुट बेच के रखे हैं 11,500 या इसके ऊपर के लेवल पे, जिन्हें नुकसान होना है। 11,400 के नीचे पुट राइटर्स आते ही आपके लिए 90 लाख शेयर आपके ऐसे हैं जो और रिस्क पर आ जाते हैं, जिन्होंने पुट बेच रखे हैं। और 11,300 तोड़ते आप करीबन रिस्क पर आ जाते हैं 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 25 लाख शेयर। तो प्रॉब्लम क्या है? जिन लोगों ने पुट बेच रखे हैं वो अनलिमिटेड रिस्क पर हैं ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए और नुकसान में भी है। तो 11,400, 11,500, 11,600 इस रेंज के जो पुट राइटर्स हैं ये सबके सब रिस्क पर भी है और सबके सब नुकसान में भी है। आप देखिए हर एक लेवल पर 30-35 लाख शेयर पुट में है। 11,400 पे 32 लाख, 11,500 32 लाख,
11,600 पे 12 लाख है, 11,300 पे 27-28 लाख हैं। तो ये सारे जो पुट राइटर्स हैं, इनकी जो रिस्क है लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होने की, यानी कि तेजी की पोजीशन कम होने का, ये खतरा सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये दिख रही कि पुट अनवाइंडिंग, पुट राइटिंग के जो पोजीशन है, तेजी की जो पोजीशन है, ये जो खत्म होने आएगी, ये बाजार पर दबाव बना के रखेगी। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है बाजार में इस वक्त की। जो ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स बहुत बने हैं, शॉर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, हार्डली कॉल राइटिंग है, एक्सेप्ट 11,500 पर जो कॉल राइटिंग हुई वो तो आज सुबह अब जाकर हुई, जिन लोगों ने हेजिंग के लिहाज से की होगी। लेकिन उसके अलावा कल तक कोई कॉल राइटिंग नहीं थी, कल तक सिर्फ और सिर्फ पुट राइटिंग थी। और आज पुट राइटर्स बुरी तरह से फंस गए हैं, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मंदी हुई है। देखिए 2 दिन बाजारों ने अनएक्सपेक्टेड फॉल दिखाया। एक शुक्रवार को 2:30 बजे के आसपास किसी को अंदाजा नहीं था, जोर से गया, उसके बावजूद बच गया, तो लोगों का कॉन्फिडेंस आ गया कि हर एक फॉल में लेना ही चाहिए, और वो सही भी था। आज आप देखिए वापस से आधा दिन आपने लगभग अच्छे से निकाला, और यूरोप की तेज बिकवाली होते ही अब पुट राइटर्स जो लॉन्ग पोजीशन वाले जो हैं, जो तेजी बनाकर बैठे हैं, ये रिस्क पर, तो अब बाजार के लिए ऊपर चढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब हर एक लेवल पर फंसे हुए तेजी के ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कम करने को आगे आएंगे, और 11,500 के पार अब निकलना इस एक्सपायरी में बहुत मुश्किल हो जाएगा। 11,500 के कॉल्स पर 50 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, दमदार कॉल राइटर्स उसमें से 25 लाख तो आज ही जुड़े हैं। 11,500 पे पुट राइटर्स 33 लाख शेयर हैं। जैसे जैसे जिस तेजी करने वाले के भाव आएगा, सपोज आपने 11,400 का निफ्टी ले रखा है, 11,400 आएगा तो आप सोचेंगे जान छूटी। 11,300 वाला भी अभी यही सोच रहा होगा, और 11,500 पे जिसने ले रखा वो भी यही सोच रहा होगा। तो दिक्कत है ना, मंदी की नहीं है दिक्कत, तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन की है। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी में तो ये प्रॉब्लम पहले से ही थी। बैंक निफ्टी में तो आपको पहले ही बैंक निफ्टी संकेत दे रहा था कि कमजोरी के थोड़े संकेत हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आज सुबह एक इंडिकेशन दिया बैंक निफ्टी का, तब हमने भी बाय कॉल दिया था, और हमने कहा भी कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, एक्सपायरी का हफ्ता है, तो वो स्टॉप लॉस आपको ट्रिगर करना ही चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रिगर ना करें, आप देखिए 21,800 से 21,400 आ जाता है बैंक निफ्टी, तो इसलिए डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक अब बैंक निफ्टी का सवाल है, यही समस्या बैंक निफ्टी में भी है। आप 22,000 के नीचे फिसले, वहीं से आपके लिए रिस्क चालू हो गई। 21,500 तक बैंक निफ्टी में 40 लाख शेयर ऐसे हैं पुट राइटर्स जिन्होंने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बनाई, और वो रिस्क पर है। अभी आप 21,500 के आसपास बैंक निफ्टी पर है, तो 21,500 के नीचे अगर आप बैंक निफ्टी पर टिके रहेंगे दीप, तो आपके लिए मुश्किल बहुत बड़ी है। अब आगे चलते हुए जो अगला अहम सपोर्ट 21,000 21,100 के आसपास आता है, वहाँ तक पहुँच सकता है। 21,450 भी तोड़कर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो एक ही दिक्कत है, हर एक रिकवरी पर अब आपके लिए बिकवाली होगी, क्योंकि तेजी के ट्रेडर्स फंसे हैं, और ये मंथली एक्सपायरी, वीकली नहीं है। वीकली एक्सपायरी में होता है कि पोजीशन छोटी होती है, मंथली एक्सपायरी में ज़्यादा होती है। तो अब 22,000 पार करना ही बैंक निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट मुश्किल, नामुमकिन सा हो जाएगा, और 11,500 पार करना निफ्टी के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। तो अब आपको इस लेवल को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन को जैसे उछाल मिले वहाँ पर कम करना है। जो शॉर्ट करना चाहते हैं, अब इन लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करना है, रिकवरी आने दे, आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर कल की कल देखी जाएगी। जी दीप। बिल्कुल, तो फिर पोजीशंस हल्की करने की कोशिश करें, पर फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करें इन लेवल्स पर। ये है आपके लिए अनिल जी की राय। पर अहम सपोर्ट बाजार ने तोड़े हैं, और अब जो पुराने सपोर्ट थे वो बाजार के लिए रेजिस्टेंसेस बन रहे हैं, तो वहाँ पर अब आपको नज़र डालनी ज़रूरी है। बड़े ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं इस समय मार्केट में, आप कहीं भी देखिए तो आपको काफ़ी भारी ही गिरावट आती हुई दिखेगी। और आज अगर आप देखें, इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन से बाहर आने के बाद एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन भी इस समय आपको दे रहा है। अब वागले साहब सुबह भी इस पर बात करी थी, तब 6-7% नीचे था, अब 14-15% नीचे है इंडिया बुल्स हाउसिंग। सर 150 के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, क्या यहाँ से और भी गिरावट देखते हैं इधर? दीपांशु, बिल्कुल ब्रेकडाउन है, लेकिन यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं होगी। इसका बेचने का सही लेवल 175 के नीचे था, 173, 172 ये लेवल में बेचते, तो अभी 150 का एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर बेचना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कोई स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देती है, मार्केट में वीकनेस है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, ओके, तो ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग इस समय। आशु जी, आप भी सर मार्केट्स पर आपका भी व्यू दे रहे थे सर, ये जो अब अहम सपोर्ट्स हैं, जो अब रेजिस्टेंसेस बन गए हैं, किस तरह का डायरेक्शनल मूव देखते हैं सर आप? दीपांशु, डायरेक्शन तो नीचे, अभी अनिल जी को मैं सुन रहा हूँ कि बात बिल्कुल सही थी। दीपांशु, एक्चुअली क्या है कि इस मार्केट में जो एक ट्रेंड, जो एक साइकी, जो एक हैबिट
और जो बन गई थी ना कि मार्केट में सब कुछ ठीक है, सब कोविड निकल गया है, अब तो चीज़ें ठीक ही हैं और जिस तरह की लिक्विडिटी है, तो वो इतना दिमाग में सबके घुस चुका है या था कि अब मतलब बाय डिप्स ही है। दीपांशु, ऐसा कोई ना कोई डिप तो आपको पकड़ेगा। जो स्मार्ट मनी है, जब आपका पूरा माइंड कैप्चर कर लेगी कि बाय डिप्स है और कोई दिक्कत नहीं है, कभी ये बेनिफिशियरी है, कभी वो बेनिफिशियरी है, कभी ये बढ़ेगा, कभी वो बढ़ेगा, और वो एक दो सेक्टर को जिस तरह से करके मतलब ऐसे रेट करके, तो ऐसे में तो दीपांशु फंसते हैं ना लोग। और सबसे बड़ी बात है जो अनिल जी ने बिल्कुल बोली कि अब लोग फंस गए हैं। दीपांशु, ये मार्केट रोज चलेगी, आप और मैं रोज सुबह शाम कॉल्स देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होता है बहुत, चाहे वो हफ्ते में 1 दिन हो, महीने में 5 दिन हो, साल में 2 महीने हो, एक फेज आता है कि जब आपको बिल्कुल पेशेंटली कंट्रोल करना पड़ता है कि कॉल्स पे एक्ट करना ही नहीं है। अभी मेरे को 1-2 लोगों ने, मतलब आपने देखा ट्विटर पे भी किसी ने बोला या कुछ ने एक बहुत अच्छी चीजें शेयर की कि पिछले 15-20 दिन से आप दिखाओ कि किसी को पैसे नहीं आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि आप कुछ भी करो, पैसे नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें करना जरूर है, हमें करना जरूर है दीपांशु, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें करना जरूर है, क्योंकि हर भाव पे, मैं मार्केट स्क्रीन के आगे बैठा हूं, मैं पंडित हूं, मुझे कुछ ना कुछ लगता ही है। आप हर भाव पे मुझसे पूछोगे अच्छा या बुरा, कुछ ना कुछ लगेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि वो आपको दस्तक है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, शांति से बैठो। अब दीपांशु वो क्या है कि वो है, अब 11,300 एक लेवल है, शॉर्ट नहीं हो सकता क्या, लेकिन 11,100 आ सकता है, 100% आ सकता है। 11,050, 11,100 का जो घर है नीचे का खुल चुका है वो भी। अब उसके लिए क्या मैं फ्रेश शॉर्ट करूंगा? इस पैनिक में मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, बट ऑल आई कैन डू इज आई विल नॉट बाय एंड आई विल प्ले प्योरली ऑन ऑप्शन। बट पीपल हु आर बैडली स्टक, इफ दे आस्क मी कि मैं क्या करूं स्टेट बैंक 205 में, मेरे पास आंसर नहीं होगा, उसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब एक्सपायरी खत्म हो गई, या अगले में रोल ओवर करके फिर उस रिपेयर ट्रेड में कॉल्स बिकवाएं, या कोई भी ऐसे स्टॉक को, एग्जांपल दे रहा हूं मैं दीपांशु, ये बहुत मुश्किल सिचुएशन आ जाती है कि जब आप रिपेयर भी नहीं कर सकते ट्रेड को। ओके, तो ये है आपके लिए राय बाजार पर इस वक्त। आइए, सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में हैं और उनसे ले हम लेंगे सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। उससे पहले सुमित जी के लिए बिगुल सुपरहिट शेयर का। बताएं सुमित जी। अनिल जी, आईसीआईसीआई बैंक वीक हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले 5 से 7 दिन के लो तोड़ दिए। आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ से गिरावट देखने को मिलना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे 350 वाला पुट 5.5 रुपए, 5 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक का 350 का पुट पिछले 5 से 7 दिन के आईसीआईसीआई बैंक के लो टूटे हैं और यहाँ से लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में नीचे में 340 रुपए से लेकर 330 रुपए तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ब्रेकडाउन है, सपोर्ट टूटेंगे तो ये बैंकिंग स्टॉक्स और वीकनेस दिखाएंगे, तो बैंक निफ्टी का पुट लेने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 2 रुपए का, आईसीआईसीआई बैंक का 350 का पुट लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 9 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का मूव इसी हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए 350 के पुट के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक में पुट ऑप्शन खरीदने की राय। 350 रुपए वाला पुट ऑप्शन 5.5 पौने 6 रुपए में खरीद लीजिए मंदी करने के लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन के जरिए ठीक है, और वैसे भी मंथली एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको देनी नहीं है, और नीचे के लेवल पर आप शॉर्ट करें तो आपके लिए रिस्क भी लिमिटेड रहेगी। तो 9 से 10 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। आइए अब सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। स्वागत है सेठी साहब आपका, बताएं सर क्या करना है। अनिल जी, बाजार में बिल्कुल मारकाट मची हुई है। एक बहुत कुछ दिनों के बाद इस तरह की स्क्रीन दिखाई दे रही है और ये मुझे लगता है थोड़ी और एक्सटेंड होनी चाहिए। जिस तरह के क्यूज आ रहे हैं इंटरनेशनली, डाउ फ्यूचर्स में 600 पॉइंट की मंदी है, और फिर जो खबरें आ रही है जैसे एचएसबीसी और स्टैंडचार्ट, अभी वरुण भी बता रहे थे कि हांगकांग के बाजारों में 25 साल के लोज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो माहौल बिल्कुल थोड़ा खराब है और उसकी वजह से मुझे लगता है ये जो आज की गिरावट है ये थोड़ी एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे गिवन अ चॉइस तो कुछ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस गिरावट के बाद और शॉर्ट करने की भी हिम्मत नहीं होती, बट करना कुछ नहीं चाहिए। बट फिर भी मैं कहूँगा अगर किसी को इस बाजार में शॉर्ट, तो मैंने कहा कि शॉर्ट करने की मेरी इच्छा नहीं है, बट अगर तेजी करनी है तो मुझे लगता है एक ही पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है, वो है आईटी। और वहां पे जो दिग्गज कंपनीज है जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है,
इनको बिल्कुल रडार पे रखें। इन्फोसिस थोड़े दिन पहले मैंने 990 रुपए पे रिकमेंड करा था, 2-3 दिन पहले मेरे टारगेट थे 1025 के, जो कि आज अचीव भी हुए। अब ये स्टॉक वापस से गिर के 1010 के लेवल पे आ गया है, बट मुझे लगता है इसको रडार पे रखें। अगर इस गिरावट में ये स्टॉक भी 980-990 के लेवल्स पे आता है तो वहां पे मुझे लगता है इसमें एक पोजिशनल तौर के रूप में खरीदारी करनी चाहिए। इस क्वार्टर के नतीजे पे मैं बुलिश हूं और मुझे लगता है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएंगे, वहां पे इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी के लिए तैयारी करनी चाहिए और गिरावट पे इन्फोसिस में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ठीक है, ये आपके लिए आए। इन्फोसिस में 980-990 रुपये के आसपास आए तो गिरावट में खरीदारी करें, अभी कुछ न करें, ये ज़्यादा बढ़िया है। एकमात्र इन्फोसिस। अच्छा सेठी साहब, आप बेचते नहीं, शॉर्ट करते नहीं कभी? नहीं, ऐसे कम करते हैं नॉर्मली फंडामेंटल्स वाले तेजी के मूड में, बट खाली इतना ही है, नोटा करना इज एज गुड एज बीइंग बेयरिश ऑन द मार्केट, कि लॉन्ग पोजीशन को लिक्विडेट करना है और कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है। बराबर है, जो इतना बुलिश रहे हमेशा तो उसके लिए नोटा भी अपने आप में बेरिश माना जाएगा। और जैसे आशु सर हमेशा बेरिश रहते हैं और आशु सर ये कहे कि नहीं शॉर्ट नहीं करूंगा तो उसे भी बुलिश ही माना जाएगा। सेम फॉर्मूला आशु सर के लिए भी लागू होगा जो आपके लिए लागू हो रहा है। और जब आशु सर खरीदारी करने की बात करें तो मजा ही अलग है, और जब सेठी साहब कहे कि नहीं अब बेचना है तो फिर उसका मतलब ही अलग है। तो देखो, हर आदमी के अलग अलग उसके मिजाज के हिसाब से आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि मूड माहौल कैसा है। तो इस वक्त मूड माहौल सावधानी का है, शॉर्ट निचले स्तरों पर नहीं करना है, लेकिन लॉन्ग करने के लिए भी इंतज़ार कर लें। आप आराम से भाव से खरीदें, इंतज़ार करें, भाव आने दें, उसके बाद देखेंगे। ओके, आइए, तो इस बीच 11,300 के आसपास निफ्टी है और 21,500 के आसपास बैंक निफ्टी है। थोड़ी देर में जय हमारे साथ जुड़ेंगे, देंगे कैश का ऑप्शन वो भी। और इस बीच स्टॉक्स कुछ और जो हैं बड़ी तेज़ी से गिरे। एक्चुअली गिरने में सबसे ज़्यादा आगे यही रहते हैं आपके सारे के सारे बैंक्स, NBFC, वहीं पर सबसे तेज़ मार पड़ती हुई दिखती है, तो यहीं पर कमज़ोरी सबसे ज़्यादा होती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ। वागले साहब का बल्ला काफ़ी देर से खामोश है। एक्सिस बैंक में बिकवाली शुरुआत करने के बाद वागले साहब इंडसइंड बैंक के चार्ट्स भी देख लीजिए जरा, क्या एक्सिस का साथ देने को तैयार है? अभी बेचना है या थोड़ा ऊपर आने दे फिर देखेंगे? अनिल जी थोड़े से लेट हो गए। 585 584 वो सही लेवल था, वो लेवल पे मैंने एक्सेस चूज किया। अभी नहीं बेच सकते इंडसइंड, यहाँ पे अगर बेचेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। बाउंस बैक आता है 578 to 582, ये सही लेवल होगा 586 के स्टॉप लॉस से। मेरा मानना ये 555 तक जा सकता है। अब जो ये बोल रहे हैं इंडसइंड बैंक थोड़े से लेट हो गए बेचने में, तो ये लेट कौन हुआ? मैं हुआ कि आप, मैं पूछने में लेट हो गया या आप बताने में लेट हो गए? नहीं, मेरा अनिल जी एक्सिस बैंक का चॉइस था, तो इसके लिए मैंने इंडसइंड चूज नहीं किया, लेकिन आपने जिक्र किया है तो मैं एक कमेंट कर दूं। अनिल जी, RBL और एक्सिस और इंडसइंड, ये तीनों स्टॉक्स बहुत वीक है। एवरी बाउंस बैक पे बेचनी चाहिए। कल इसमें मतलब यहाँ से कम 4-5% के नीचे के लेवल्स मिलने चाहिए। ठीक बात है। चलिए, RBL, एक्सिस सब कमज़ोर दिख रहे हैं, थोड़ा 4-5% की जगह और नीचे है, ये वागले साहब आपको बता रहे हैं। थोड़ा रुकने की कोशिश करें। एक बार है ना, एक काम और करिए, जरा डाउ फ्यूचर्स भी दिखाते रहिए बीच बीच में, ताकि क्या एक आइडिया लगे कि मूड माहौल कैसा है। अच्छा, इस बीच रूट मोबाइल अभी भी टिका हुआ है भाई मजबूती के साथ। ऐसा नहीं कि कहीं पैनिक में रूट मोबाइल का रूट बदला हो या बिगड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी बड़ी मजबूती के साथ रूट मोबाइल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 666 रुपये के आसपास तो यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख भी रहा है। तो ये एक और स्टॉक है जो बहुत ही तेजी, और बाकी जैन साहब के स्टॉक्स तो आज बड़ा कमाल कर रहे हैं। सैक्सॉफ्ट, सिग्निटी, ये सारे के सारे मिड कैप IT कंपनियों में बड़ी तेजी है। आशु जी, आपको कोई पसंद है मिड कैप IT कंपनियों में या बड़ी कंपनियों में जहाँ पर आपको लगता है खरीदारी की जा सकती है? अनिल जी देखिए, IT में डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ है, लेकिन वो स्ट्रेंथ हमने अनिल जी फार्मा में भी देखी और क्या हुआ ये चलने के बाद अनिल जी अब इन भाव पे रुकना चाहिए। अनिल जी देखिए, अभी भी प्रेफर्ड सेक्टर फार्मा और IT रहेंगे, लेकिन मेरा आंसर रहेगा अपने भाव पे लेना है। अनिल जी, आपने मुझसे पिछले हफ्ते पूछा था आइडिया के बारे में, जब 11.5-12 का भाव था, या येस बैंक के बारे में, तब भी मैंने कहा था अनिल जी स्टॉक पसंद है, लेकिन मैं लूंगा अपने टाइम से, अपने भाव से। अनिल जी, छोटे स्टॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या ब्यूटी ये होती है
कि वो मतलब टेम्पटेशन कंट्रोल करना टू बाय 15 रुपीज स्टॉक इज वेरी डिफिकल्ट। तो अनिल जी सब भर के येस बैंक ले लेते हैं। अब 13.5 रुपए है अनिल जी, एक तो मैं 13 के नीचे लूंगा या 13 पे लूंगा, और स्टेट आइडिया का मैंने आपको बताया था 9 साढ़े 9 पे लूंगा, और कोई जल्दी भी नहीं है अनिल जी। ऐसा नहीं है कि वो भाग रहा है या कुछ आपको दे नहीं रहा अनिल जी। दिस इज द बिगेस्ट पेशेंस वन शुड learn to exercise in the market and particularly in the small caps and mid caps। उसके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनिल जी जब 15 रुपए का येस बैंक का 15 दिखता है तो इतना मुंह में पानी आता है लोगों के, या 12 रुपए में कि बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ अनिल जी, यही डिसिप्लिन है कि अपने भाव से लेना है। तो अनिल जी आईटी और फार्मा चीजें हैं, लेकिन मुझे ब्रेकआउट्स पे नहीं लेना, मुझे ब्रेक डाउन्स पे लेना, एंड दैट गोज विद लॉट ऑफ स्टॉक्स, इवन द फ्रंट लाइन स्टॉक्स आल्सो। अनिल जी इतना यूफोरिया बना हुआ था, इतने में बताइए एक बात बताइए आशीष जी, एक मिनट आशीष जी एक बात बताइए, ये आप कैसे करते हैं? मतलब इसके लिए बढ़ते हुए बाजार में जब भाव अच्छे हों, मूड माहौल अच्छा हो, तो सबका मन करता है मैं भी खरीदूं, मैं भी खरीदूं, मैं भी खरीदूं। उस समय ये जो आपके मन में एकदम मतलब उल्टे विचार आते हैं कि नहीं खरीदना नहीं है, अपने भाव से खरीदूंगा, ये जो संयम आप रखते हैं कि भाई नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं लूँगा, तो ये क्या योगा प्राणायाम करने से आता है, या कहीं आप महीने 2 महीने साल में हिमालय जाकर वहाँ पर समाधि वमाधि लगा कर आते हैं? मतलब कैसे होता है ये आपका जो इंद्रियों पर वश है, जो आप एकदम मजबूती से टिके रहते हैं, ये कैसे करते हैं आप? ये जानना चाहता हूँ मैं। आपके कॉल में मेरा कम इंटरेस्ट है, मेरी आपके कॉल की बजाय आपकी कला में इंटरेस्ट है। हाँ अनिल जी इसका जवाब मैं सिंपल सा देता हूँ, और बहुत ही नॉर्मल जवाब है, जो मतलब नॉर्म पूछते हैं कि वो बड़ी पुरानी कहावत है, हम लोग भी यूज करते हैं कि धूप में बाल नहीं सफेद किए, डीलिंग रूम में बैठ के बाल सफेद किए अनिल जी। सो सिर्फ मेरा आंसर ये है कि आई स्पेंड डोंकी ईयर सिटिंग इन डीलिंग रूम, एंड ये मार्केट जो ट्रेडिंग है इट इज मोर साइकोलॉजी एंड देन लेस वैल्यूएशन। अनिल जी मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बोला था कि अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ कि 11,500 की है, ये नीचे है, अगर मैं डेटा वर्ड यूज़ नहीं कर रहा या 4 तरह के जार्गन्स यूज़ नहीं कर रहा, दैट डज नॉट मीन कि मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर आके बता रहा है। लेकिन अनिल जी जो नॉइज है, ये जो कई बार राकेश जी भी बोलते हैं क्राउडेड ट्रेड है, एंड क्राउडेड ट्रेड व्हेन द वैल्यूएशंस आर नॉट जस्टिफाइंग, क्राउडेड ट्रेड व्हेन अदर थिंग्स आर नॉट जस्टिफाइंग। अनिल जी वो फिर वही वाली कहावत, you can make fool of some people sometime, all the people sometime, but not all the people all the time। तो ऐसी कुछ अनिल जी थंब रूल डिसिप्लिन हैं जो डीलिंग रूम में रह के सीखे हैं, और उनको कोशिश करता हूँ अनिल जी के वो रखें। अनिल जी वो कंट्रोल बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल, और वो उस कंट्रोल की मैं तारीफ भी करता हूँ। और आज भी आप देखिए कंट्रोल इसी को कहते हैं कि निचले स्तरों पर बेचने से परहेज, ऐसा नहीं कि लेने से ही परहेज है। किसी भी भाव में लेंगे नहीं, किसी भी भाव में बेचेंगे नहीं, ये बड़ी चीज़ है। एक इंटरेस्टिंग डेटा दीप ने निकाला है, मैं दीप के पास आऊँ उससे पहले एक बार जल्दी से निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का कर लेते हैं स्वागत। बताएं नितिन जी क्या करना चाहेंगे? आपकी जो बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी तो सुपर हिट रही, बहुत ही बढ़िया। क्या उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया जाए अभी, और नई स्ट्रेटेजी क्या है? जी फ्राइडे को हम लोगों ने काफी दिनों बाद 200 पॉइंट की स्प्रेड ली थी, यानी 11,500 पुट लेके 11,300 बेची थी, जिसमें काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, 70 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 55 के डिफरेंस पे क्रिएट किया था, अभी 128 का डिफरेंस है, तो 73-75 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। तो इसको बुक करके नया स्प्रेड हम क्रिएट करेंगे, और नया स्प्रेड में 11,300 की पुट हम लेंगे एट द मनी, और 11,200 की पुट हम बेचेंगे, 1:1 करेंगे। और इसमें हम मुझे कॉस्टिंग 38 रुपीज़ की आ रही है, 38 रुपीज़ की कॉस्टिंग आ रही है। इसका स्टॉप लॉस हम 17 रुपये का रखेंगे, यानी जो डिफरेंस है ये 17 रुपये का आ जाए तो एग्जिट कर जाना है। यानी मैं रिस्क ले रहा हूँ करीब 20-22 रुपये का, और मुझे लग रहा है कि ये 11,200 या उसके नीचे निफ्टी जा सकती है, जिसमें ये जो स्प्रेड है 38-39 का, ये स्प्रेड आपका 70-75 का हो सकता है। तो ये बियर पुट स्प्रेड क्रिएट करेंगे, 11,300 की लेके 11,200 1:1 बेचेंगे। ओके 11,300 का एक पुट ऑप्शन खरीदना है और 11,200 का एक पुट ऑप्शन बेचना है। सिंपल, एक लीजिए एक बेचिए और कुछ मत कीजिए, और इसके लगेंगे आपके लिए 38 रुपये।
38 आधे पे लगा दीजिए, आधे से थोड़ा कम 1700 पर लगा दीजिए स्टॉप, 17 रुपये पर स्टॉप लॉस। 38 में तो मैक्सिमम नुकसान आपका 20 रुपये 22 रुपये का बनेगा इसमें। 17 पे स्टॉप लॉस लगाना है। 70 से 75 हो सकता है। अगर ये 11,200 तक निफ्टी आ जाता है गिरते पड़ते तो यहाँ पर आपके 70-75 रुपये का गैप हो जाएगा, यानी कि आपके लगभग डबल हो जाएगा प्रॉफिट। तब निकल जाइए। आधे का स्टॉप लॉस, डबल का टारगेट। ये है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नितिन जी की तरफ से। और नितिन जी के पास में पिछले सक्सेसफुल कॉल का रिकॉर्ड तो है ही, जो शुक्रवार को नितिन जी ने निफ्टी पर निशान लगाते हुए दिया था। नितिन जी, खाली निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी? जी, बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफी वीक हो चुका है, तो हम निफ्टी में ले रहे हैं, क्योंकि डेटा ऐसा बता रहा है कि अभी तक तो बैंक निफ्टी वीक कड़ी थी, बट अब जो निफ्टी के स्टॉक थे उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो निफ्टी कंपेरेटिवली ज्यादा वीक हो सकता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, जो आज दिख भी रहा है। तो मैं बैंक निफ्टी पे निफ्टी पे ही बेट करना चाहूंगा। बट बैंक निफ्टी में व्यू ऐसा है कि बैंक निफ्टी भी वीक है और बैंक निफ्टी नीचे गिर के करीब 21,000 या उसके आसपास या उसके नीचे जा सकता है। कोई बाउंस मिलेगा तो बैंक निफ्टी में हम बेयर पुट स्प्रेड क्रिएट करना चाहिए। करंट लेवल पे थोड़ा बाउंस का वेट कर रहे हैं, बट निफ्टी में इस लेवल पे भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये सब लोग आपकी तरह मैं भी बोलता हूँ, बाकी सब लोग भी बोलते हैं बाउंस आगे आएगा तो बेचेंगे। बाउंस, इस चक्कर में बाउंस ही नहीं आ पा रहा है। सबको लगता है कि बाउंस आएगा तो बिकेगा, तो फिर बाउंस आने ही क्यों देना। इस चक्कर में आ नहीं रहा। आ जाए तो बेहतर। क्लोजिंग में थोड़ा सा बाउंस निचले स्तरों से आया जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। वो डाउ फ्यूचर्स में आया जो 600 सवा 600 नीचे थे, अब 450 के आसपास नीचे। भाई थोड़ी देर बाउंस आने दो। बहुत लोग फंसे हैं जो निकल पाए। आइए कुछ और आगे बढ़िया इंटरेस्टिंग डेटा हम आपको बताएंगे। तब तक एक काम करते हैं, वसीम साहब को जोड़ते हैं कार्यक्रम में, करते हैं उनका भी स्वागत फिर से एक बार। स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। बताएं सर आज का आपका BTST कॉल। सर पहले अपडेट दे दूं, मार्केट बहुत चॉपी है। आपको अशोक लीलैंड सेल दिया था और टाटा स्टील और भारती बाय। अब व्यू ये है, अशोक लीलैंड में तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन मार्केट इज शोइंग एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और ये मुझे नहीं लगता रुकने वाली है। तो प्लीज प्रोटेक्ट योर लॉन्ग साइड्स ऑल्सो, और अगर स्टॉप लॉस हो गया तो एग्जिट। There is no question. The market is more volatile than I can handle, and I expect that this volatility can continue, which means that the downside is still open because of the expiry and global cues. तो इस कारण से सावधानी बरतना जरूरी है। हमारी जो लेने की कॉल थी उसमें ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस हो गया तो अनिल जी प्लीज निकल जाइए। अब आपके लिए एक ही कॉल है सर, जो BTST आपने कही वो है मनापुरम फाइनेंस। 58 58.5 का भाव है, वो बेचिए। 60 रुपए का 60.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, 45 रुपए का टारगेट। ओके, मनापुरम जनरल फाइनेंस यहाँ पर करनी है आपको बिकवाली। यहाँ पर आए बैंक्स NBFC हैं कमजोर और यहीं पर बिकवाली करने की राय बस इन साहब की तरफ से आती हुई दिखे। तो मनापुरम जनरल फाइनेंस 58, 58.5, 100 और लगा लीजिए। एक है ऊपर आगे 158, 158.50 का लेवल है जहाँ पर बिकवाली करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये बेहतरीन BTST पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक इंटरेस्टिंग डेटा आज ही के दिन से जुड़ा हुआ दीप ने निकाला है कि वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ था। तो दीप आप ही बताइए कि वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ था। बिल्कुल अनिल जी, और रिवाइंड करते हैं एग्जैक्टली 2 साल पहले, सितंबर 21, 2018। एग्जैक्टली 2 साल पीछे अगर हम जाएंगे सर, तो ये समय था जब NBFCs का मेल्टडाउन या जो NBFCs में हमने भारी बिकवाली देखी थी वो शुरू हुई थी। इसी समय मार्केट्स में रूमर्स आने शुरू हुए थे, जो IL&FS की डेट क्राइसिस चल रही थी। IL&FS ने कुछ रीपेमेंट्स मिस करे थे जिसकी वजह से NBFCs और फाइनेंशियल मार्केट्स में नर्वसनेस थी। और एग्जैक्टली इस दिन 2 साल पहले 21 सितंबर 2018 को हमने देखा था कि 2 स्टॉक्स DHFL और इंडिया बुल्स हाउसिंग, यहाँ पर भारी गिरावट हुई थी। DHFL में अनिल जी 60% इंट्राडे गिरावट हुई थी उस दिन, और अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग की भी बात करें तो इंट्राडे बेसिस पर 40% की से ज्यादा की हमने गिरावट देखी थी। इवेंचुअली रिकवर होकर हमने देखा कि DHFL 40% नीचे बंद हुआ और इंडिया बुल्स हाउसिंग 8% नीचे बंद हुआ था। और ये समय अनिल जी, उस समय DHFL 600 रुपए पर ट्रेड करता था, इंडिया बुल्स हाउसिंग उस समय 1000 के ऊपर ट्रेड करता था। पर एग्जैक्टली इस दिन था जब मार्केट में नर्वसनेस आनी शुरू हुई थी, खबरें आनी शुरू हुई थी कि IL&FS ने अपने कुछ डेट रीपेमेंट्स की डेडलाइन मिस करी है और NBFCs में बड़ा मेल्टडाउन शुरू हुआ था। तो 2 साल बाद भी हम देख रहे हैं, हालांकि इस समय सिचुएशन अलग है, ये ज्यादातर करके ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, बट वैसी गिरावट आज भी आती हुई दिख रही है, हालांकि उतनी भारी नहीं है थैंकफुली। पर हाँ, 2 साल पहले एक भारी गिरावट आई थी इसी दिन सर, तो वो बस मैं हाईलाइट करना चाहता था पार्ट।
मतलब वो जब आप हाईलाइट करें तो उससे जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताना चाहता हूं, और वो मैं बताऊंगा कुणाल जी, राकेश जी और आशु सर के साथ में। लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से बिल्कुल पहले वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, अभी क्या अभी बेचना है आयशर मोटर्स 2100 2105, ये करंट भाव है। 2100 का भाव जैसे ही टूटेगा एक बड़ा ब्रेकडाउन आएगा, जो मैं प्रीएम कर रहा हूँ। एक 25 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 2125 का, सॉरी। और मेरे को कम से कम एक 70 रुपए ऑन द डाउन साइड दिख रहे हैं, जो 2030 2020 की लेवल आनी चाहिए। 2100 सॉरी, ये 2000 तक जा सकता है, यहाँ से 100 रुपए नीचे जा सकता है। तो 40 से 50 रुपए आज के दिन में मिले तो ले लेना, नहीं तो कल तक मेरे को 2000 का टारगेट दिख रहा है। ओके, आयशर मोटर्स में बिकॉली करने की राय 2030-2020 तक के लिए। और क्लोजिंग में मैं एक बार आपसे फिर पूछ लूंगा जो लेवल आते हैं। सचिन जी के लिए भी BTST का बिगुल। बताएं सचिन जी। यहाँ पर खरीदारी करनी है एंड स्टॉक का नाम है बाटा इंडिया। ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 6 एक्सपायरी से एक कॉन्ट्रैक्शन में ही रहा है, बट अगर वीकली डेटा देखें तो वहां पर मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसमें एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर है। 1300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, वहीं से एक अच्छा रिन्यूड मोमेंटम आया था। एंड पिछले हफ्ते थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था अराउंड 1320 से 1360 इस पर्टिकुलर रेंज में। जिस तरीके से वापस आज ऐड हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजिशन है। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर ओवरऑल प्रेजेंट हुआ है, मुझे लग रहा है जल्दी स्टॉक अराउंड 1400 के आसपास एक्सटेंड होनी चाहिए इसकी रैली। सो यहाँ पर खरीदना चाहिए। बाटा इंडिया फ्यूचर्स में लगभग अराउंड 1320 1323 के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड करा है, तो थोड़ा सा डिक्लाइंस पे लीजिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1305 के आसपास। पहला टारगेट होगा 1360 का और फाइनल टारगेट होगा 1400 का। ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको पूरे हफ्ते के लिए रखनी है। चलिए, आप पोजीशन की चिंता न करें। यहाँ तो लोग एक दिन के लिए लेते हैं, वो हफ्ते भर के लिए रह जाती है। आप तो पहले से हफ्ते भर के लिए बोल रहे तो अच्छी बात है, लेकिन चलो कोई तो कुछ तो खरीदने का मन बना रहा है इस मार्केट में, नहीं तो कोई खरीदना ही नहीं चाहता। कम से कम सचिन जी के लिए, सचिन जी को इसी के लिए बधाई दी जाए कि मतलब मन है ना, कई बार ऐसा लगता है कि मन भी है, जैसे आशु जी का भी मन है थोड़ा थोड़ा खरीदने का, लेकिन बोल नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, बोले जाने दो, आज नहीं कल देखेंगे। तो वो बाइंग डिसीजन पोस्टपोन करने वाली जो बात है ना, कि पता नहीं कल और सस्ता मिले तो क्या, तो कम से कम आपने हिम्मत तो की कि खरीदा जाए। तो इस हिम्मत को बरकरार रखिए, बनाए रखें। लेकिन इस बीच 21 सितंबर 2018 जो दीप ने हमें बताई कि ये उस दिन बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग काम हुआ है 2 साल पहले। उस 2 साल 21 सितंबर 2018 तब भी सोमवार वाले वीकेंड कुछ किसी को कुछ याद आ रहा है? कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, कुणाल जी। मुझे याद आ रहा है सर। अनिल जी देखिए, तब 4 व्यक्ति थे। अनिल जी वो 4 व्यक्ति जो हैं वो डिनर पर गए थे अनिल जी, और डिनर के बाद अनिल जी जो चर्चा हुई थी वो याद आ रही है अनिल जी। आपको भी कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा मुझे लगता है। मुझे अच्छे से याद है, आशु सर ड्राइव कर रहे थे और हम चारों थे साथ में, और मैंने ज़िंदगी में पहली बार गुड़गांव गया। मैं उस दिन हमने लंच साथ में किया था, लंच या डिनर साथ में किया था। और उसके बाद हम जब वापस चर्चा करते हुए निकल रहे थे तो दीप हमारी बात ये हो रही थी कि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ बहुत रिस्की हो गई है, कभी भी किसी भी वक्त ये गिर सकती है। तब हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि नेक्स्ट डे सोमवार सुबह सुबह DHFL 60% निकल जाएगा। लेकिन उस दिन जो कोहराम मचा, मतलब हमारा खुद का भी दिल दहल गया कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आशीष सर, यही कुछ हुआ था ऐसा? बिल्कुल अनिल जी, हम एक्चुअली क्या था, आपने सिर्फ मुश्किल से 2 घंटे का टाइम दिया था, हम लंच पे गए थे, लेकिन वो बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती गई कि लंच का टाइम वो टी में चला गया और टी के बाद हमने डिनर पे कन्वर्ट हो गया। तो वो इतनी इंटरेस्टिंग बातें थी। और उसी वक्त अनिल जी हमने ये डिस्कस किया था कि जो NBFCs हैं ये इतना यूफोरिया बना हुआ है कि कोई वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करती, और आपने बिल्कुल तुरंत प्रभाव से बिल्कुल कहा था कि आई यू टोटली एग्री। और वो दिन था और अगला दिन था अनिल जी, उसके बाद से ये सारी चीज हुई है। अनिल जी एक सेल कॉल देनी है मेरे को। हाँ? हेलो, आवाज नहीं आ रही है।
आशीष सर की आवाज वहीं तक आई थी, हमने ये डिस्कस किया था, फिर डिनर किया था, उसके आगे की आवाज नहीं आ रही है। लेकिन आशीष सर के लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशी मदान। जी आशीष सर बताएं। 2 कॉल्स दिए हैं, सेल कॉल्स अपने क्लाइंट्स को। अनिल जी 2 सेल कॉल्स दिए अपने क्लाइंट को, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे है, तो इसलिए अनिल जी बेचना अपने भाव से, अगर भाव वो नहीं हो तो नहीं बेचें कृपया करके, क्योंकि पैनिक में मैं हमेशा मानता हूं कि नहीं, अपने को बेचना होता है जब बहुत अच्छा मार्केट हो। तो एक तो बेचना है अनिल जी कोलपाल 370 से 1370 और 75 के बीच में कोलपाल को शॉर्ट करना है, और 1395 का स्टॉप लॉस, और 1335 पहला टारगेट, 1305 दूसरा टारगेट। तो अनिल जी कोलपाल की शॉर्ट की है। और दूसरा शॉर्ट कॉल है अनिल जी गेल में हमने अपने क्लाइंट्स को दिया है शॉर्ट कॉल 90 रुपीज पे, और टारगेट है 85-86 रुपए का। तो अनिल जी 2 ये शॉर्ट कॉल्स हैं। और अनिल जी मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, जैसे आपने कहा कि मेरा हल्का हल्का लेने का मन है, अनिल जी बिल्कुल लेने का मन नहीं है। ये जरूर कह सकते हैं कि बेचने का मन कम है, क्योंकि बहुत पैनिक है, इसलिए मैं बेचना अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन जो कॉल्स हमने क्लाइंट्स को दिए मैं शेयर करना चाहता हूं। दूसरी चीज अनिल जी आईटीसी और ये सब भाव देखिए अनिल जी, आईटीसी इसी एक्सपायरी में अनिल जी 200 रुपए था, और 195 रुपए में लगता था कि बस ये तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है। 175 रुपए अनिल जी ये डैमेज होता है। मैं कोई बाय कॉल सेल कॉल ये नहीं बोल रहा हूँ अनिल जी, ये होता है LNT को देखिए, ये डैमेज होता है कि जो आप वीक स्टॉक्स में आप ढूंढते हैं, जब जो ओवरबॉट स्टॉक्स में और जो पूरे देश में प्लस है अनिल जी, कितना मतलब एक लॉट में फिर 70 हजार रुपए लोगों के जा रहे हैं अनिल जी, एक लॉट आईटीसी में। ये चीजें होती हैं अनिल जी जो बहुत बहुत ज्यादा पेन देती हैं। अगर 10 दिन 5 दिन अनिल जी काम नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क थोड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अनिल नहीं जा रहे हो तो ठीक है आशु जी, आप बोल के याद मत दिलाओ ना, उसमें बहुत तकलीफ होती है। मतलब एक तो पैसे जा रहे हो, ऊपर से आप याद दिला रहे हो। नहीं अनिल जी, मैं एक सेकंड, आप बिल्कुल बात ठीक बोल रहे हो अनिल जी, ये आपने चीज वैलिड बोली है, लेकिन अनिल जी याद इसलिए दिलाते हैं कि ये चीज आपके साथ बार बार होगी, आप बार रिपीट नहीं करिए, वो जो पेशेंस है कंट्रोल है करिए। अनिल जी हम ब्रोकर हैं, आप तो अनिल जी ब्रोकर नहीं है, मैं तो ब्रोकर हूँ। क्लाइंट्स को खुला कहता हूँ कि 7 दिन 10 दिन काम नहीं करोगे तो क्या होगा, ब्रोकरेज लॉस हमारा होगा ना, बट मैं उस लॉस को लॉस नहीं मानता अनिल जी। क्लाइंट के पैसे बचे रहने बहुत जरूरी है, वो डबल काम कर लेगा हमारे से, लेकिन जो काम ना करने का टाइम होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। तो बचपन में जो आशु मदान साहब ने एक कहानी सुनी थी, पढ़ी थी और अच्छे से याद करके रखी थी, अभी भी रखी है। उसमें एक मुर्गी होती जो रोज़ सोने का अंडा देती थी, और आशु सर ने बोला वो मुर्गी जिंदा रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि उसको काट कर एक ही दिन आपका जो भी वो क्या बनाते बंसल जी, जो भी चिकन वाली डिशेज जो खाते वो नहीं, अंडा रोज़ का रोज़ लेते रहें। तो इसका मतलब ये है कि आपका क्लाइंट जिंदा रहेगा, वो अगर उसके पैसे बचे रहेंगे तो ब्रोकरेज बनेंगे। तो क्लाइंट पर फोकस करें, ब्रोकरेज पर नहीं। ये है आशीष सर की राय। तो आइए गेल, अच्छा गेल का एक स्टॉप लॉस बता दें सर, आपने स्टॉप लॉस नहीं बताया। 90 रुपए के आसपास बेचना है, 85 से 86 का टारगेट। स्टॉप लॉस क्या है गेल का? सर 92 का स्टॉप लॉस है सर। गेल का स्टॉप लॉस 92 है, टारगेट 85-86। प्लीज, बहुत ही बढ़िया। ये है आपके लिए राय गेल में 92 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ राय आपके लिए। सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। साइड का स्टॉक रडार पे है, बैंकिंग स्टॉक है, फेडरल बैंक 50 रुपए का अभी भाव चल रहा है सीएमपी स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। फेडरल बैंक के अंदर यहां से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए। चैनल ब्रेकडाउन है, टेक्निकल्स में जो चैनल बनता है उसका ब्रेकडाउन है ये स्टॉक के अंदर। रिसेंट के लोज ब्रेक हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फेडरल बैंक में यहां से नीचे में 48 रुपए से लेकर 46 रुपए तक का डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो फेडरल बैंक के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 52 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, और नीचे के अंदर 48 रुपए से लेकर 46 रुपए तक के लेवल फेडरल बैंक में इसी हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। आज का क्लोजिंग 50 के नीचे आता है, वो बेरिश साइन होगा। ये नीचे में जो टारगेट्स में दे रहा हूं इसी हफ्ते में देखने को मिलने चाहिए, तो सेल करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है फेडरल बैंक में बिकवाली करने की राय। 48 और 46 ये 2 टारगेट नीचे के रखिए। 52 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली करने की राय सुमित जी की। सुमित जी बड़े एग्रेसिव हो गए आज सुबह सुबह से बेचने में। पीवीआर सुबह बेचने की बात की थी सुमित जी ने। टाटा मोटर्स, सुमित जी टाटा मोटर्स का क्या हाल है? टाटा मोटर्स भी तो आपने बेचा था ना सुबह। अनिल जी सारे सेल कॉल दिए थे। टाटा मोटर के अंदर एकदम ब्रेकडाउन है, वन साइड लेवल्स नीचे के देखने को मिल रहे हैं। 138 का टारगेट अचीव हुआ,
बजाज फाइनेंस अनिल जी सेल दिया था, उसका टारगेट अचीव। फ्राइडे को अनिल जी बजाज फाइनेंस सेल दिया था, या बजाज फिनसर्व। पीवीआर अनिल जी सेल दिया था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस सेल दिया था, एचडीएफसी सेल दिया था। अनिल जी सारे सेल कॉल है और सब डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं। ओहो, डे लो पे तो खैर मार्केट भी आ गया। आपकी बात करते करते 11,250 भी दर्शन कर लीजिए, जिनकी इच्छा है ये लेवल देखने की। आपकी आंखों के सामने 11,250 निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 21,400 का लेवल आपको दिखेगा। डे लो पर बाजार ट्रेड करे। बैंक निफ्टी का लो 21,358 है, तो बैंक निफ्टी में 25-50 पॉइंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपके लिए देख लीजिए, राय साफ तौर पर कमजोरी की तरफ आती हुई दिख रही है। 620 पॉइंट बैंक निफ्टी कमजोर है, 240 पॉइंट निफ्टी कमजोर है, 750 अंक नीचे सेंसेक्स। ओह माय गॉड। आईबुल हाउसिंग, अरे बाप रे, 2018 वाली कहानी वापस है। आईबुल हाउसिंग, बंसल जी जरा 2018 वाले चार्ट्स निकालिए आईबुल हाउसिंग के, 21 सितंबर के और आज के। क्या समानता दिख रही है? 15% का लोअर सर्किट। देखिए अनिल जी, समानता ये समानता ये है कि उस समय अनिल जी कोई मानता नहीं था कि ये भस्म हो सकता है, और अब सब मानते हैं कि ये स्टॉक गिर सकता है। टेक्निकल पैटर्न काफी खराब है यहाँ पर, बट अनिल जी कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, तो यहाँ पर बेचने की राय नहीं है। बट कोई भी पुल बैक आता है तो उस पुल बैक में इंडिया बुल हाउसिंग को बेचने की राय है। और इसके साथ साथ अनिल जी आपसे गुजारिश है बिगुल की, पिक ऑफ द डे के बिगुल की। पिक ऑफ द डे कल का काम आज ही। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन आपका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा कि समानता यही कि इस वक्त तब कोई मानता नहीं था, अब सब मानते हैं, यही समानता है। ओके, आइए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। माफ कीजिएगा, बिगुल पिक ऑफ द डे का है। कल का काम आज करते हुए कुणाल जी और राकेश जी बताएं सर। अनिल जी मेरे एक तो ये पिक ऑफ द डे, और अनिल जी गुजारिश है, पिक ऑफ द डे के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, तो पिक ऑफ द डे जब हो जाए तो एक बार दोबारा से आइएगा। और यहाँ पर बिकवाली की राय है टाटा कंज्यूमर पर। इसके चार्ट के ऊपर एक क्लियर डिस्टॉर्शन है, जो काफी बड़ी तेजी आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई है। वहां पर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेक, ट्रेंड रिवर्सल नहीं कह रहा हूं, बट नीट क्लीन क्लियर ब्रेक है, और सिर्फ पुल बैक में ये डिसेंट गिरावट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। नेगेटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चार्ट पे ये है कि यहाँ पर एक आरएसआई डाइवर्जेंस है, जो कि कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा था, लेकिन ब्रेकडाउन के इंतजार हम लोग कर रहे थे। आज 525 रुपए के नीचे स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है, और अब क्लोज के समय 525 से नीचे ही इसमें बंदी आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर अनिल जी 460 रुपए से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, इन स्तरों पर शॉर्ट करके चलें। एक स्टॉप लॉस रखना है 520 का, 520 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, शॉर्ट करें। पहला टारगेट 490 रुपए का, दूसरा टारगेट 470 रुपए का, 470 का। तो 470 के इवेंचुअल टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में बेचने की राय। ओके, 490 470 के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बिकवाली करने की राय है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। और जय कहाँ छुपे हैं? जय को भी बुलाइए। 3:10 हो गए, उनका कैश का ऑप्शन देने का वक्त आ गया है, तो जय भी आपके सामने तैयारी में है आने की। लेकिन इस बीच 520 के स्टॉप लॉस के साथ आपको टाटा कंज्यूमर में करनी है बिकवाली। जी आपके आदेशानुसार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बंसल जी आदेश करें। देखिए अनिल जी, अभी हम लोगों ने मैकडॉवेल्स पे सेल कॉल दिया, तो आपने पूछा कि मैंने दिल पे पत्थर रखकर सेल कॉल दिया होगा। तो अब चाय के प्रोडक्ट टाटा कंज्यूमर पे सेल कॉल दिया, तो अनिल जी आपने कुणाल जी से नहीं पूछा कि क्या उन्होंने दिल पे पत्थर रखा। अनिल जी, तो अनिल जी ये भेदभाव क्यों? अनिल जी आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है और एकदम ऑब्जेक्शन सस्टेन बिल्कुल। लेकिन बात क्या है बंसल जी, जो मजा आपको छेड़ने में आता है ना, वो कुणाल जी में आता नहीं। ईमानदारी की बात तो ये है कि मतलब जो आपके साथ कुणाल जी को बोल भी देंगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, इसलिए वैसे। लेकिन आपका क्वेश्चन एकदम सही है, इसलिए कुणाल जी क्या आपने दिल पे पत्थर रख के टाटा कंज्यूमर पे सेल कॉल दिया? बताइए। अनिल जी देखिए, जब शॉर्ट कॉल डिस्कस हो गई उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आज चाय दिवस है, और सवेरे हमें संदीप जैन जी ने उसकी मुबारकबाद भी दी थी, और आज हम ये अपराध कर रहे हैं इसको शॉर्ट करने का। लेकिन अनिल जी क्या करें, चार्ट से बंधे हुए हैं। अनिल जी एक चीज और मुझे याद आई कि हमें डिनर किए हुए 2 साल हो गए अनिल जी।
तो इस पर विचार कीजिए अनिल जी, ये शुभ घड़ी कब आएगी दोबारा? मैं समझ रहा हूँ कि आप नहीं करवा पाएंगे अभी डिनर, तो सीधे सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ले, मैं अपने आप यहीं पर कर लूँगा। वो एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ है, लेकिन जो सेल कॉल आपने इस पे दिया टाटा कंज्यूमर्स पे, बंसल जी का ऑब्जेक्शन एकदम वैलिड है। बंसल जी मान गए, मतलब आपका जो पावर है ना, मैं इसीलिए बोल रहा था फ्राइडे को भी मस्ती की पाठशाला में कि बंसल जी को बाकी सारी चीज़ों का एकदम परफेक्ट ध्यान रहता है किधर क्या चल रहा है। तो आपका, और इन्होंने रोका भी नहीं, इन्होंने बदला ले लिया, बोले अच्छा इन्होंने सुबह मैकडोवेल पे नहीं रोका ना मुझे, तो मैं भी टाटा कंज्यूमर पे नहीं रोकूंगा। तो चलिए हिसाब बराबर। लेकिन ये बात सही है, 2 साल के बाद अब वापस लॉकडाउन खुलने दें, और आई थिंक जब सिचुएशन सामान्य होगी, एक बार फिर से आप सब लोग मुंबई आएंगे या मैं दिल्ली आऊँगा, तो ये मुलाकात पक्के से होगी। आइए अब जय हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में हैं, और हम उनसे भी अच्छा, इस बीच एविएशन स्टॉक्स थोड़े एक्शन में हैं, खबरों में हैं। आइए वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वरुण से समझ लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है एविएशन सेक्टर में, बताएं। डेफिनेटली अनिल जी, जो अनलॉक बेसिकली हुआ है उसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट जो है वो एविएशन के डेटा में देखने मिल रहा है, क्योंकि अगस्त में जो एविएशन का एयर ट्रैफिक डेटा आया है, जो DGCA की तरफ से आया है, उसमें मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो 34.5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। जबकि आपको याद होगा जुलाई में जब अनलॉक धीरे धीरे शुरू हुआ था, तो जुलाई में महज 6% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो मंथ ऑन मंथ जो ग्रोथ नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि साल दर साल अभी भी करीब 75-76% की गिरावट है, लेकिन मंथ ऑन मंथ जो रफ्तार है वो बढ़ते जा रही है। सिर्फ ये नहीं, अगस्त में देश में करीब 28.5 या फिर 28.25 लाख यात्रियों ने यात्रा की है, ये भी एक अच्छी बात है। घरेलू उड़ानों का जो लोड फैक्टर है उसमें अब लगातार सुधार हो रहा है, जो पहले 58% था वो अब बढ़ के 69% हुआ है। तो अगस्त में जो बेसिकली एविएशन का डेटा आया है, जो एयर ट्रैफिक का डेटा आया है, वो काफ़ी अच्छा है। इंडिगो ने यहाँ करीब 16.5-17 लाख के आसपास के जो यात्री है उनकी उड़ान की है, और स्पाइसजेट ने करीब 3-4 लाख यात्री, स्पाइसजेट में बेसिकली 3-4 लाख यात्री जो है उन्होंने अपनी उड़ान भरी है। सिर्फ यही नहीं, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो एविएशन सेक्टर है उसको लेकर सरकार भी काफ़ी अब फोकस दे रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ATF पे एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया गया, उसको 11% से घटाकर करीब 0% किया, और जैसे जैसे अनलॉक और होते जाएगा वैसे वैसे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि एविएशन एज अ सेक्टर जो है उसको काफ़ी फायदा होगा, और जो ट्रैफिक ग्रोथ है वो और भी बढ़ते हुए नजर आ सकती है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि एविएशन स्टॉक्स में यहाँ तेजी है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग डेटा ये भी अनिल जी कि अगर आप मार्केट शेयर देखें तो इंडिगो और स्पाइसजेट दोनों का मार्केट शेयर जो है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा और गोयल जैसी जो एयरलाइंस है उनका मार्केट शेयर थोड़ा बड़ा है। ये है आपके लिए एविएशन सेक्टर्स पर पूरी तरह से राय। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ और बड़ा जो एक्शन हो रहा है उस पर दीप आपके सामने कुछ और अपडेट रखेंगे कि क्या कुछ यूरोप में होता दिख रहा है। इस बीच सोने चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आती हुई दिखी, 51,000 के आसपास सोना पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये तो सोना चांदी भी गिर रहा है। आशीष सर, ये तो सोना चांदी तो रुकना चाहिए, सोना चांदी क्यों गिर रहा है इतने खराब मार्केट में? अनिल जी देखिए, सोना चांदी में भी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन है अनिल जी। जब घर घर में फिजिकल सोना लेने की बात हो, मैंने पीछे भी बोला था कि जो सोना चांदी में हुआ एक बार इक्विटी मार्केट में होगा और सोना भी और नीचे आना चाहिए अनिल जी, क्योंकि वो ना वो उधर भी सोना चांदी में भी पर्टिकुलरली गोल्ड में बहुत कंफर्ट ट्रेड आ गया है। मतलब मैंने आपको पिछले 15-20 दिन पहले भी बोला था कि हफ्ते में 2 फोन आते हैं, मतलब हाउस वाइफ्स के गोल्ड फिजिकल लेना है, कितने में लेना चाहिए, 65 होना चाहिए, 75 हो जाएगा। जब ऐसी चीजें और अनिल जी इतने बड़े मूव के बाद आने लग जाती है ना, तब मतलब वो एक एमेच्योर सिग्नल आता है और वो सिग्नल 90% राइट होता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, जो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जिस वजह से मार्केट गिर रही है उसमें तो सेफ हेवन होना चाहिए, बट अनिल जी भाव भी तो बहुत बढ़ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अनिल जी कोई बहुत बड़ी मूव अभी सोने चांदी में पॉजिटिव आएगी। ओके, हम देख भी रहे हैं कि भारतीय बाजार, इंटरनेशनल बाजार दोनों में ही सोने और चांदी में भारी गिरावट है। सोना 1% नीचे है, चांदी 2% नीचे है। तो गिरावट बिक वाली अब बढ़ रही है और इक्विटीज के साथ साथ कमोडिटी बाजार में भी आ रही है। आइए कुछ और आपके लिए ऑप्शंस प्रेजेंट करते हैं, बिगुल बजाते हैं जय ठक्कर के लिए कैश के ऑप्शन का। बताएं जय, भारी बिकवाली के बीच क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप इस समय?
वेल दीप, मैं कहूँगा जो हिसाब से ये रिवर्सल आया है मार्केट में, मैं कहूँगा बहुत ही ये शार्प रिवर्सल है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो हमें बाउंस देखने मिला था लास्ट टाइम 11,185 से लेकर रिसेंट राइज जो हमें देखने मिला 11,618, वो एक करेक्टिव मूव था। और एक करेक्टिव मूव था तो उसका मतलब है कि प्रीवियस लोज 11,185 के टूट जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, और उसके बाद के जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 11,180 के आ रहे हैं। इसीलिए 11,300 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 114-115 के आसपास मिल रहा है। 178 एंड देयर आफ्टर 218, ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीद कर चलना है। 114-115 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 56 का। मुझे ऐसा लग रहा है दीपांशु के जो हिसाब से ये फॉलिंग चैनल में अब निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लोअर एंड ऑफ द चैनल लगभग 11,100 11,080 तक का आ रहा है। तो 11,100 होता है तो और भी लगभग 150 से 170 पॉइंट का मूव ओवरऑल हमें देखने मिलेगा। उसके बीच में अगर शायद थोड़ा बहुत बाउंस आया, दैट बाउंस शुड बी यूटिलाइज एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी। इसीलिए पुट इन द मनी लेकर चलने की सलाह है। ओके, सो इन द मनी पुट लेना है। एक बार फिर से लेवल्स बता देंगे जय? श्योर। 115 के आसपास 11,300 का पुट ऑप्शन खरीदना है दीपांशु। 56 का स्टॉप लॉस के साथ 178 एंड 218, ये दो टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पुट ऑप्शन खरीदने की राय कैश का ऑप्शन में जय की तरफ से। जय, खाली एक ही पुट ऑप्शन या बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में भी कुछ है? स्टॉक्स में भी है अनिल जी। बताओ, तो मैं बिल्कुल बता देता हूं जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 125 का पुट ऑप्शन खरीदना है ₹2.30 पे। इसका स्टॉप लॉस हम लगाएंगे नीचे में ₹1.10 का। ऊपर में पहला टारगेट जो बनकर आ रहा है वो ₹4.10 और दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 5, 4.10 एंड 5, ये दो टारगेट्स के लिए एम फाइनेंस का 125 का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। अनिल जी, बहुत ही क्लियर कट एक ब्रेक डाउन ये स्टॉक में मल्टीपल स्विंग सपोर्ट्स के नीचे देखने मिल रहा है। करीब करीब मैं कहूँगा 125-126 के आसपास ही ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट देखने मिला था। उसके वहाँ से लगभग हमें इन पास्ट लगभग 4 से 5 दफ़े ये स्टॉक में रिवर्सल देखने मिला और ऊपर में फिर ये स्टॉक लगभग 150 तक बाउंस दिखाता था। अब इतनी बड़ी कंसोलिडेटिंग रेंज का अगर ब्रेकडाउन आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 115 तक फिसल सकता है एम फाइनेंस, इसीलिए इसका पुट लेकर चलना है। ओके, तो एम फाइनेंस 125.10 पे चल रहा है। इसमें 125 का पुट ऑप्शन खरीदना है ₹2.10 में। ₹1.10 का स्टॉप लॉस, ₹4.10 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट ₹5। क्या इसको भी ₹5.10 कर दे? अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो सब जगह 10-10 पैसे का हिसाब बराबर रह जाएगा। जय, कर दे? ये आइडिया सही है अनिल जी, बिल्कुल वो कर सकते हैं। हाँ, 2.10 में लीजिए, 1.10 का स्टॉप लॉस, 4.10 का पहला टारगेट, 5.10 का दूसरा टारगेट। और 10 के फेयर में न पड़े, जय ने भली बोला हो, आप अपने हिसाब से राउंड फिगर जरूर कर लें। ओके, तो ये है आपके लिए एम फाइनेंस में राय बिकवाली की पुट ऑप्शन के जरिए। सुमित जी की भी राय आती हुई दिख रही है। आइए सुमित जी, आपके लिए सुपरहिट शेयर का बिगुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक स्टॉक में वीकनेस आने की शुरुआत हो रही है और जैसे ही सपोर्ट टूटेंगे तो एक अच्छा गिरावट देखने को मिलना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे वीक लग रहा है। एचडीएफसी बैंक का 1040 का पुट ₹10.70 ₹10.90 पे अभी ट्रेड कर रहा है, उसको लेने का सलाह रहेगा। एचडीएफसी बैंक का 1040 का पुट। एचडीएफसी बैंक में पिछले 7 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। 200 डीएमए लेवल्स टूटे हैं। कल के लो स्टॉक के अंदर जस्ट अभी 1047 के है, तो उसके लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और जैसे ये लो निकलता है तो एचडीएफसी बैंक में यहां से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और मेरे को लगता है नीचे में 1000 रुपए से लेके 980 रुपए तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए एचडीएफसी बैंक का 1040 का पुट अभी सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा। नीचे में ₹5 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर के अंदर मेरे को लगता है कि 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक का मूव इसी हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए। बाय एचडीएफसी बैंक 1040 पुट एट सीएमपी, स्टॉप लॉस ₹5, ऊपर में टारगेट 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1820 के टारगेट के लिए आपके लिए
खरीदारी करनी है 1040 के पुट ऑप्शन में। यह है राय आपके लिए HDFC बैंक पर सुमित जी की तरफ से। आइए बैंक से बेनिफिट के लिए तैयार हैं आशीष चतुर्वेदी, बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। आशीष बताइए, पहले तो बाहर कौन निकलने वाला है, कितने स्टॉक है जो आज बैंक से बाहर निकलेंगे? अनिल जी 10 स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो बैन में बने हुए हैं। 10 में से 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 80% से नीचे आ गई, यानी 3 स्टॉक की पूरी संभावना है कि बैन से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला नाम है कैनरा बैंक का, यहाँ पर 76% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। टाटा केमिकल्स करीब 78% है और अदानी एंटरप्राइज लंबे समय के बाद ये भी स्टॉक जो है बैन से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। तो बाहर निकलने की तैयारी है। कैनरा बैंक तो पक्का ही निकल जाएगा, टाटा केमिकल भी पक्का, अदानी एंटरप्राइज, तीनों तो निकल जाएंगे, 3 तो निकल जाएंगे। अच्छा, कोई अंदर आना चाहता है? अनिल जी फिलहाल 7 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखेंगे तो 95% को क्रॉस कर गए हैं। 7 स्टॉक ऐसे हैं। अच्छा 7 स्टॉक, कोई बाहर बचेगा कि नहीं? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बताइए कौन कौन है? अनिल जी सबसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 118% है, पक्का ये स्टॉक बैन में आएगा। आरबीएल बैंक 108%, एनएमडीसी 104%, औरबिंदो फार्मा 101%, डीएलएफ 101% है, भारतीय एयरटेल करीब 97% और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 96%। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और भारतीय एयरटेल को छोड़ दे तो बाकी सब जो स्टॉक हैं उनकी संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारे स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी में, जिसमें से औरोबिंदो फार्मा एक दिन के लिए घूमने आया था बाहर, कि आज बैन से बाहर आया और कल वापस बैन के अंदर एंट्री। ओके, और बाकी आईबुल हाउसिंग आज बाहर आया, कल वापस एंट्री। तो आईबुल हाउसिंग और औरोबिंदो फार्मा एक दिन के लिए बाहर। एस्कॉर्ट्स भी अभी भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाकी डीएलएफ और बताइए दूसरा डीएलएफ तो जाने वाला है बैन में, 100% के ऊपर है। औरोबिंदो फार्मा भी जा ही रहा है, आईबुल, एनएमडीसी, आरबीएल बैंक। ओके, तो ये सारे हैं। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी मैंने कहा था मुझे आरबीएल बैंक वीक लग रहा है, मेरा सेल कॉल आरबीएल बैंक में ही है, लेकिन अभी ये बैन में आएगा तो थोड़ा सा शायद साइडवेज चला जाएगा। अगर आप अभी बेचते हो कल मॉर्निंग कवर कर लीजिए। 169 का करंट भाव है, 171 के स्टॉप लॉस है, मुझे 164 तक की डाउनसाइड दिखाई दे रही है। ओके, तो बस कल सुबह कवर कर लीजिए, क्योंकि फिर बैन में आने के बाद ये ठंडा हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, कुछ करेगा नहीं, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। इसलिए प्योरली BTSTT कॉल है आपके लिए वागले साहब की तरफ से। आइए 3:25 हो चुके हैं और जल्दी से एक बार दीप कल की स्ट्रेटेजी देख लें एक बार। बिल्कुल अनिल जी तैयार है, बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं कल की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी ग्लोबल मार्केट्स का तो वैसा ही हाल है सर, जब लास्ट टाइम चेक किया था 550 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको दिखेगा। यूरोप में भारी बिकवाली है, यूके के बाजार अब 3.5% नीचे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और लोकल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से चिंता बढ़ रही है, और साथ ही जर्मनी और फ्रांस में भी 3% की गिरावट है। तो भारी बिकवाली है सर, बताइए क्या करके जाना चाहिए? देखिए 500-600 पॉइंट की जो डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी है वो डिस्काउंटेड है, तो ऐसा नहीं कि हम दिन के लो पॉइंट पर बंद हो रहे हैं नीचे, तो इसका मतलब ये है कि कमजोरी वाली सेशन की हमने काफ़ी कुछ हद तक तो डिस्काउंटिंग कर रखी, तो फ्रेश शॉर्ट तो करना बनता नहीं है। करें तो फिर आशु जी वाले फॉर्मूले से करें कि स्प्रेड बनाकर ही करें, ताकि आपकी प्रीमियम की रिस्क थोड़ी सी कम हो जाए। वैसे भी आज पुट वुट में तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से फ्रेश कॉल कल लेना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया है। और एक बार लॉन्ग तो करने का कोई सवाल है नहीं। 11,278 9 सितंबर को जो क्लोजिंग हुई थी उससे भी नीचे की क्लोजिंग मिल रही है, तो 9 सितंबर के भी नीचे जो 11,278 था, उस दिन का लो 11,185 था, तो उसके नीचे की क्लोजिंग होती हुई दिख रही। तो खरीदना आपको है नहीं, बेचने की जगह है नहीं, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बेहतर है नोटा, ना शॉर्ट करें ना लॉन्ग करें। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है स्टॉप लॉस आप कैरी कर सकते हैं, आप प्रॉफिट में। लॉन्ग पोजीशन है तो आपको डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना चाहिए, यही आपके लिए राय है। लेकिन इस बीच में एक जो इंटरेस्टिंग डेटा निकाला है दीप ने कि किस वजह से यूरोप के बाज़ारों में और डर है। दीप वो बताइए एग्जैक्टली क्या डर है यूरोप के बाज़ारों का?
अनिल जी, अभी हमने 2 साल पहले का रिवाइंड करा था सर, अब 7 महीने पहले का रिवाइंड करते हैं सर। जब हम और आप बैठ के बात करते थे और ऐसी मेल्टडाउन्स आते थे मार्केट में, तो सबसे बड़ा डर कोरोना के नए मामलों के उछाल का था और लॉकडाउन का था। और अब यूके में वापस वही डर आ रहा है सर, क्योंकि हम वैसे भी लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके यूरोप के जो नए कोरोना वायरस के मामले हैं वहां पर तेज उछाल देखने को मिल रहा है। अब दिन ब दिन हम फ्रांस में 10,000 के करीब नए मामले देख रहे हैं, वहीं यूके में 5,000 के करीब नए मामले आ रहे हैं कोरोना वायरस के। पिछले हफ्ते यूके ने कुछ नई रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जहां पर पब्लिक प्लेस में 6 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं देखे जा सकते होते थे और भारी फाइन्स लगाए थे। अब खबर आ रही है कि आज शाम से यूके में शायद एक सेकंड मिनी लॉकडाउन, यानी कि उतना बड़ा लॉकडाउन नहीं जहां पर सब बंद हो, पर कुछ बड़ी पाबंदियां यूके में फिर से लगाई जा सकती हैं। ऐसी खबरें आ सकती हैं आने वाले 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम सर यहाँ पे क्या हो रही है, 2 चीजें। एक तो नए मामले तेजी से उछल कर आ रहे हैं, दूसरा इनकी टेस्टिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही और हेल्थ केयर पर बड़ा स्ट्रेस आ रहा है। तो आज एक गवर्नमेंट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और कहा ऐसा जा रहा है कि शायद 2 हफ्तों के लिए एक मिनी लॉकडाउन लगाया जा सकता है यूके में कोरोना वायरस के नए मामलों को रोकने के लिए। तो इसकी वजह से भी चिंताएं बढ़ रही हैं। जो फ्रॉड का केस है वहां से तो चिंता है ही, पर क्योंकि एक नया लॉकडाउन आ सकता है, छोटा लॉकडाउन आ सकता है, इसकी वजह से भी चिंता बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम इतनी भारी गिरावट देख रहे हैं सर। तो ये 2 रीज़न है जहां पर फिर से यूरोप के बाजारों में लॉकडाउन बढ़ सकता है, लग सकता है, ये खबरें आती दिख रही है और ये परेशान कर रही है इस वक्त यूरोप के बाजारों को। दिन के लोएस्ट पॉइंट पर क्लोजिंग होती दिख रही है और 11,278 के नीचे की क्लोजिंग वाकई में बेहद खराब है। बैंक निफ्टी तो खैर पहले से वो 9 सितंबर के नीचे की क्लोजिंग के संकेत दे ही चुका है, वो तो काफ़ी दिनों से दे रहा है, तो बैंक निफ्टी तो कमज़ोर था ही, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं। लेकिन एक और स्टॉक है सुमित जी जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, वो है पीवीआर। क्या जबरदस्त कॉल आज सुबह पीवीआर शो खत्म होने के पहले जो आपने 1175 में बिकवाली की राय दी, 1100 तक के टारगेट के लिए आ चुका है टारगेट, काट लें आज का। आज प्रॉफिट ढेर सारा बन रहा है, अगर किसी ने शॉर्ट किया तो क्या करना है बताइए? या तो बुक करे या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, और बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिला है और ये 1100 का लेवल भी तोड़ना चाहिए, और 1100 का लेवल टूटता है तो नीचे के अंदर 1050 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 1140 1135 इन लेवल्स के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, और जो डे ट्रेडर्स है बिल्कुल बुक करें। कल वापस से नया दिन, नए स्टॉक ढूंढेंगे कल के लिए। ओके, तो अगर मुनाफा मिल रहा है तो फिर बुक करिए, अच्छी आपको गेंस मिली है। सुबह ही सुमित जी ने पीवीआर पर बिकवाली देखी थी, आइए देखिए 8% की गिरावट, बड़ा ब्रेकडाउन आया है। यूरोप में शायद नया लॉकडाउन, स्पेशली यूके में नए लॉकडाउन की बात चल रही है, तो उसकी चिंता पर है। और ऑफ कोर्स जो नया बैंक फ्रॉड आया है जिसकी वजह से बैंक्स में गिरावट है। भारी बिकवाली हमने देखी है भारतीय बाजारों के लिए। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो लगभग 1 महीने के निचले स्तरों के करीब आपको आते हुए दिखा है। लगभग सारे के सारे निफ्टी स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हो रहे हैं। अच्छी खबर से शुरू करते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस और कोटक मामूली सी बढ़त के साथ ये स्टॉक्स बंद हो रहे हैं, पर बाकी 47 निफ्टी स्टॉक्स में आप गिरावट देखेंगे। सबसे आगे है इंडसइंड बैंक 8.5% नीचे, टाटा मोटर्स बड़ा ब्रेकडाउन 7.5% की गिरावट, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ग्लोबल वॉलेटिलिटी की वजह से सबसे ज्यादा असर यहां पर। बैंक स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, फाइनेंशियल्स में देखिए बजाज फाइनेंस बड़ा ब्रेकडाउन यहां पर आपको कहा था, और बाकी सारे भी देखें तो भारी गिरावट आपने आती हुई दिखी है। फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी सबसे आगे आपको ग्लोबली सेंसिटिव सेक्टर्स दिखेंगे, कुछ ऐसी कंपनीज जिनका यूरोप में बड़ा एक्सपोजर है, साथ ही बैंक और फाइनेंशियल्स। इंडियाबुल्स हाउसिंग 2 साल पहले ये स्टॉक तकरीबन 8% गिरकर बंद हुआ था, इंटरडे में 35% की गिरावट हुई थी। आज भी अगर आप देखें तो लगभग 15% की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। जेएसपीएल यहां पर 15% की गिरावट है। बीईएल, पीवीआर, स्टील अथॉरिटी, बंधन बैंक यहां पर भारी गिरावट है। पीरामल एंटरप्राइजेस, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अशोक लेलैंड, ग्लेनमार्क, डीएलएफ, अक्रॉस सेक्टर्स आपने गिरावट देखी है। सिर्फ 3 वायदा कारोबार के स्टॉक्स भी पॉजिटिव में ही क्लोज हो रहे हैं, वो है टीसीएस, इन्फोसिस और कोटक बैंक। तो अनिल जी भारी गिरावट, ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई है सर, और एक बार फिर से लीड लिया यहाँ पर बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने सर। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक स्टॉक जो बेहद मजबूती के साथ बंद हुआ है, जिसने आज अपनी पारी की है शुरुआत, और वो है रूट मोबाइल। 650 रुपये पर जाकर बंद होने में कामयाब रहा। 735 का हाई बनाने के बाद 625 का लो, और फाइनली क्लोजिंग किसी भी लिहाज से बुरी नहीं। जो सुबह हमने रेंज दी थी 650-700 की, खुला 750, रेंज के ऊपरी एंड पर बंद हुआ 650 पर, रेंज के निचले एंड पर। यह है रूट मोबाइल आपके लिए आज की बेहतरीन लिस्टिंग। 300 रुपये ट्रिपल सेंचुरी मारकर ऊपर बंद हुआ है। फाइनल क्लोजिंग आएगी, उससे पहले प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने है ही, लेकिन मैं फाइनल क्लोजिंग का करूंगा इंतजार। तब तक आपको बता दूं कि आज बाजार बंद होने के बाद आपके लिए क्या कुछ है खास।
शाम 6 बजे देखिएगा आपकी खबर आपका फायदा। लड़ाई जारी, अब पढ़ाई की बारी। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच अब स्कूल अनलॉक हो रहे हैं। कई राज्यों में 9 से 12वीं तक की क्लासेस के लिए गाइडेंस शुरू कर दी गई। तो क्या ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट्स भी खोल दिए गए हैं, और किस तरह की गाइडलाइंस का इन्हें पालन करना होगा? छोटे बच्चों के लिए स्कूल कब से खुलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस कब तक चलेंगी, एग्ज़ाम कैसे होंगे, इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे अहम सवाल, क्या कोरोना के बीच स्कूल और इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए या अभी थोड़ा और इंतज़ार करना ठीक है? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख, डायरेक्टर बोसान इंटरनेशनल स्कूल उज्जैन मध्य प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ेंगे। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अपराजिता P गौतम, प्रेसिडेंट वो भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हेल्थ केयर के, हमारे साथ होंगे। तो शाम का 6 बजे का ये शो मिस मत करिएगा। लड़ाई जारी, अब पढ़ाई की बारी। आइए, रात 8 बजे आपके लिए एक विशेष शो होगा। आज सुबह रामदेव अग्रवाल साहब से हमने बातचीत की बाजार के डायरेक्शन को लेकर, और आगे किस तरह का मूड माहौल रहेगा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में किस तरह का एक्शन होगा, कौन से सेक्टर्स अभी भी पैसा लगाने लायक हैं। ये शो आप 8 बजे आज रात को देख सकते हैं। रामदेव अग्रवाल साहब के साथ विशेष बातचीत रात को 8 बजे 7:56 पर मिस मत करिएगा। और आज को 8:30 बजे 8:26 पर आपके लिए होगा शो एक बेहद स्पेशल, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, कब और क्या चुने, इस पर हमारा विशेष शो। और ये विशेष शो आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि कई लोग ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक्स में पैसा लगाएं सीधे या शेयर खरीदें, इन दोनों से आपको क्या चुनना चाहिए और आपके लिए क्या बेहतर है, इस पर ये विशेष शो ज़रूर आपको देखना चाहिए। ये आज शाम का 6 बजे का शो होगा। ओके, और 21 सितंबर 2018 को 90 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 11,143 पर बंद हुआ था। आज भी लगभग उन्हीं लेवल के आसपास है। आप देख लीजिए 11,250, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, मुश्किल से 100 पॉइंट ऊपर है। लेकिन आज कमजोरी निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा रही है कंपैरेटिवली। 254 अंक, 11,250 राउंड फिगर पर बंद हुआ है निफ्टी, 254 अंक नीचे। 21,366 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, 664 अंक नीचे। और सेंसेक्स 811 अंकों के नुकसान के साथ 38,000 के बेहद करीब बंद हुआ। तो एक बेहद कमज़ोर और ख़राब क्लोजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है आज के सेशन में। ये है आज की फाइनल क्लोजिंग। और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बेहद तेज़ गिरावट के शिकार आज हुए हैं और बहुत तेज़ी से गिरे भी हैं, 10% से 15%। वायदा कारोबार में सिर्फ 3 स्टॉक ऐसे हैं जो आपको हरे निशान में दिख रहे हैं, TCS, इन्फोसिस और कोटक बैंक 40 पैसा ऊपर बंद हुआ है। बाकी आप TCS, इन्फोसिस को हरे निशान में देखेंगे। और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जो गिरावट आपको दिखेगी वो वाकई में बहुत परेशान करने वाली होगी। और यहाँ पर भी आप देखिए 3 ही स्टॉक ऐसे हैं, TCS, इन्फोसिस, कोटक, जो हरे निशान में, बाकी सारे स्टॉक पूरे वायदा कारोबार में लाल निशान में बंद हुए हैं। चलिए, विदा लेने का वक्त है। एक भारी भरकम ट्रेडिंग सेशन। अच्छा, उससे पहले विदा लेने उससे पहले हाँ, गोल्ड सिल्वर पर राय लेनी थी, वो रह गई, तो वो भी आपके लिए एक विशेष शो आने वाला है। उससे पहले जल्दी से 30 सेकंड में बंसल जी और सुमित जी से गोल्ड सिल्वर पर राय ले लूँ। बंसल जी, क्या व्यू बन रहा है? देखिए अनिल जी, गोल्ड ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है और एक अच्छा खासा अभी तो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो अभी कोई खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि पिछला जो बॉटम टॉप था $1940 का था और उसके ऊपर अब सस्टेन करने में थोड़ा कष्ट हो रहा है। तो मैं तो अनिल जी साइड पे बैठूंगा, एकदम साइड पे बैठ के अभी तमाशा देखूंगा। जब सेटल हो जाएगा, एक बार करेक्शन सेटल होगी, तब एक व्यू बनाएंगे खरीदारी का। एज ऑफ नाउ साइड पे बैठ के चाय, आज इंटरनेशनल टी डे है, तो साइड पे बैठ के चाय को एंजॉय करने का मन है। ओके, सिल्वर ग्लास में आप चाय पीजिए आराम से। सुमित जी, आपका क्या इरादा है? अनिल जी, गोल्ड के अंदर कोई भी 400-500 रुपए का डिप आता है तो उसमें खरीदारी करनी है। 50 से 51,000 ये तीसरी बार ये लेवल्स आ रहे हैं, जिसके अंदर हर बार इन्हीं लेवल्स पे कोइंसिडेंटली आपने बाय का व्यू पूछा है। और लास्ट दोनों बार पूछने के बाद 1 से 2 दिनों के अंदर ही बड़ा जंप देखने को मिला है और ये तीसरी बार है। तो 50 से 51 के बीच के अंदर गोल्ड में खरीदारी करनी है। सपोर्ट जोन है और ये कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे ही अपसाइड ब्रेकआउट आएगा तो बहुत बड़ा मूव गोल्ड में देखने को मिलेगा। सेम ऐसा ही सिल्वर के अंदर है। सिल्वर भी 66,066 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई भी छोटा मोटा डिप आता है 1000-1500 पॉइंट का सिल्वर में, तो सिल्वर में भी खरीदारी के मौके ही ढूंढने हैं। ऊपर में 70,000 का लेवल टूटते ही एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। तो दोनों के दोनों कमोडिटीज में डिप्स में खरीदारी करनी है।
ओके, गोल्ड और सिल्वर में डिप्स में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए सुमी जी की तरफ से, और बंसल जी करेंगे आराम।